गाड़ी रुकते ही काव्या दौड़ते हुए घर के अंदर भागी। अंदर चीख पुकार मची हुई थी। गेट के अंदर घुसते ही काव्या के कदम रुक गए। चारों तरफ लोगों से घिरी हुई, बीच में एक सफेद चादर में ढकी हुई लाश रखी हुई थी। पास ही में एक 45 वर्ष के लगभग उम्र की महिला एक नवजात बच्चे को सीने से चिपकाए हुए रो रही थी। काव्या दौड़कर उस लाश से लिपटकर चीखती हुई बोली, दीदी ये क्या हो गया, दीदी ये क्या हो गया, तुम कहाँ चली गईं? काव्या के पीछे पीछे उसकी माँ सुलोचना देवी भी दौड़ते हुए आईं। हाय मेरी बच्ची, तुम कहाँ चली गईं? हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? दोनों माँ बेटियां उस लाश से चिपक कर चीख चीख कर रो रही थीं। उनकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि वहां बैठी सभी महिलाएं अपना रोना नहीं रोक पा रही थीं। थोड़ी देर बाद उन औरतों ने उनको पकड़कर अलग किया तो काव्या ने उस औरत के हाथ से बच्चा ले लिया और उसे सीने से चिपका कर रोने लगी। सुलोचना देवी उस महिला जिसके हाथ में बच्चा था उसके साथ लिपट कर रोने लगी। ये क्या हो गया बहन जी, हमारी बच्ची को किसकी नजर लग गई? थोड़ी दूर पर ही काव्या के पिता महेश जी एक आदमी के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दे रहे थे कि वह पलटकर महेश जी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। ये काव्या के जीजा जी शैलेंद्र थे और वह डेड बॉडी काव्या की बहन नव्या की थी। शाम तक काफी मेहमान चले गए थे। जो कुछ बचे थे वो सब तीसरे दिन की रस्म के पश्चात एक एक करके जा रहे थे। शैलेंद्र, महेश जी और हेमंत जी हाथ जोड़कर दरवाजे पर खड़े थे। हर जाने वाला दोनों से हाथ जोड़ता, शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखता और सांत्वना देकर बाहर चला जाता। अब घर में रह गए थे शैलेंद्र, काव्या, महेश जी, सुलोचना जी और शैलेंद्र के चाचा चाची गायत्री और हेमंत जी और उनका बेटा जतिन। मेहमानों को विदा करके सब लोग अंदर हॉल में आकर बैठ गए। अचानक अंदर कमरे में लेटा हुआ बच्चा रोने लगा। काव्या तुरंत उठकर गई और उसे गोद में पुचकारते हुए लेकर वहीं पर आ गई। तब तक सुलोचना जी बोली, लाओ बेटा, इसे मुझे दे दो और इसके लिए दूध बनाकर ले आओ। काव्या ने बच्चा माँ के हाथ में देते हुए दूध बनाने के लिए किचन की ओर चली गई। बच्चे को देखकर शैलेंद्र की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गायत्री देवी शैलेंद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा संभालो अपने आप को, होने को कौन टाल सकता है? शैलेंद्र अपनी चाची के गले लगकर फपक कर रो पड़ा। थोड़ी देर में काव्या दूध लेकर आ गई और बच्चे को अपनी गोद में लेकर बोतल उसके मुंह से लगाते हुए अंदर रूम में ले गई। शाम को काव्या की माँ सुलोचना देवी गायत्री जी से बोली, बहन जी अब हमें भी इजाजत दीजिए। वैसे तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, मगर किसे पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री देवी भी उनके गले लगकर रोती रहीं। फिर आंसू पोंछकर बोली, बहन जी मैं आपको तो नहीं रोकूंगी, अगर हो सके तो काव्या को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। 13वीं की रस्म के पश्चात मैं भेज दूंगी। आप तो जानती ही हैं कि बेटी ससुराल वाली हो गई है, उसे ज्यादा दिन नहीं रोक सकती हूँ और मेरा तो होना ना होना बराबर है, किसी काम की नहीं मैं। सुलोचना जी ने गायत्री जी के पैरों की ओर देखा। एक बीमारी के चलते उनके पैर के किसी नस ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वह ज्यादा चल फिर नहीं सकती थीं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उन्हें किसी का सहारा या तो फिर बाकर का सहारा लेना पड़ता था। इन दिनों किसी ना किसी का आना जाना लगा ही रहेगा। काव्या होगी तो सहारा हो जाएगा, बाकी जैसा आप ठीक समझें, कहते हुए गायत्री देवी ने हाथ जोड़ दिए थे। सुलोचना जी ने गायत्री जी के हाथ पकड़ते हुए कहा, बहन जी आप शर्मिंदा कर रही हैं। नव्या को आप अपनी बेटी बनाकर लेकर गई थीं, इस नाते काव्या भी आपकी ही बेटी है। कुछ देर बाद काव्या की मम्मी पापा काव्या को वहां छोड़कर चले गए। काव्या गायत्री जी के पास आकर बैठ गई। लाइए चाची जी, आपके पैरों में मालिश कर दूं? नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी थोड़ी देर अब लेटने जा रही हूँ, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक है चलिए, मैं आपके कमरे तक छोड़ दूं। कहते हुए काव्या उनका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई और सहारा देकर उनको पलंग पर लिटा दिया। इसके बाद वह हॉल के पास बने हुए गेस्ट रूम में जाने लगी। जाते जाते उसकी नजर नव्या के कमरे में पड़ी, जहां शैलेंद्र नव्या की फोटो को सीने से लगाए हुए फूट फूट कर रो रहा था। पहले तो काव्या कमरे की ओर बढ़ी, फिर कुछ सोचकर उसने अपने कदम रोक लिए
और गेस्ट रूम में आकर पलंग के सिरहाने से सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वहीं पास में वह छोटा नवजात शिशु भी सो रहा था। काव्या का चेहरा तो शांत था, मगर आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। दिमाग के पीछे की ओर दौड़ने लगा। नव्या और काव्या में 5 साल का अंतर था, मगर नव्या ने हमेशा काव्या को अपने बच्चे की तरह ही रखा है। उसकी हर जरूरतें पूरी करने के लिए वह अपनी इच्छाओं को मन में ही मार देती थी। पापा की आमदनी ठीक ठाक थी, मगर जहां उनके साथ के कर्मचारी ऊपरी आमदनी की बदौलत दिन रात तरक्की कर रहे थे, महेश जी केवल तनख्वाह पर निर्भर थे। घूस का एक भी रुपया कभी उन्होंने नहीं लिया, इसलिए जितनी उनकी आमदनी थी उसमें घर का खर्च भी आराम से चल जाता था और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे नव्या और काव्या बड़ी हो रही थीं, महंगाई भी बढ़ती जा रही थी और खर्च भी। अब धीरे धीरे महेश जी को दिक्कत होने लगी थी। अब नव्या ने बीए में एडमिशन लिया, तो साथ ही साथ उसने घर पर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। महेश जी ने कभी भी नव्या को मना नहीं किया, हालांकि वह उसकी कमाई का 1 रुपया भी नहीं लेते थे, मगर फिर भी नव्या के अपने खर्च और काव्या के खर्च निकल जाने से महेश जी को काफी सहूलियत हो गई थी। अब नव्या कॉलेज के बाद शाम को 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। नव्या का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। काव्या को भी इंटर पास करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। काव्या के इंटर के मार्क्स की बदौलत उसे शहर के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन महेश जी ने वहां की फीस को देखते हुए मना कर दिया और साधारण कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कहा। इस पर काव्या उदास हो गई। तब नव्या ने ही आगे बढ़कर उसके कॉलेज की फीस की जिम्मेदारी ले ली थी और बोला था कि काव्या जहां और जो पढ़ना चाहेगी मैं पढ़ाऊंगी। आज से काव्या की पढ़ाई की जिम्मेदारी पूरी तरह से मेरी है। इस बीच नव्या ने काव्या की हर जरूरत और खुशियों का ख्याल रखा था। साथ ही साथ उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि किसी भी चीज के लिए वह पापा के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अब काव्या की कॉलेज की फीस से लेकर उसके कपड़े व अन्य जरूरत का सामान सब नव्या ही कर देती थी। दोनों बहनों में बहुत ही प्यार था। काव्या भी इस बात को भली भांति समझती थी कि अगर वह आज अपना मनपसंद विषय और मनपसंद कॉलेज में पढ़ पा रही है तो नव्या की ही बदौलत, इसलिए वह नव्या का दिल से बहुत सम्मान करती थी और उसकी कही हर छोटी बड़ी बातों को ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन महेश जी शाम को ऑफिस से लौटे और बोले, मेरे ऑफिस में सुनील है, उसको तो तुम जानती ही हो ना। सुलोचना जी ने याद करते हुए कहा, अरे वही ना, जो पिछली दिवाली में घर आए थे। हाँ वही वही, उन्होंने आज अपनी नव्या के लिए एक लड़का बताया है, कहो तो देखाऊं जाकर। इस पर सुलोचना जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़की को घर पर थोड़ा ही बिठाना है, रिश्ता तो अब देखना ही है। वैसे भी अगले महीने 24 की तो हो ही रही है। दूसरे दिन महेश जी सुलोचना जी के साथ लड़का देखने चले गए। शाम को जब वह लौट कर आए तो वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। नव्या उन लोगों को पानी देकर चुपचाप कमरे में आ गई, जबकि काव्या वहीं बैठकर उन लोगों की बातें सुनने लगी। तो बताइए श्रीमती जी, लड़का कैसा लगा आपको? सुलोचना जी बोली, देखने में तो लड़का तो ठीक है, उम्र में भी नव्या से केवल 6 महीने ही बड़ा है, मगर माता पिता तो है नहीं उसके, और फिर प्राइवेट नौकरी करता है, कुछ खास कमाई तो होगी नहीं। अरे प्राइवेट नौकरी करता है तो क्या हुआ, स्वाभिमानी लड़का है, देखा नहीं, अपने चाचा का अच्छा खासा बिजनेस होते हुए भी नौकरी कर रहा है। उसके चाचा से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि बचपन में ही लड़के के माता पिता की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से चाचा चाची ने ही उसे पाला है। उनका तो बहुत मन था कि वह उन्हीं के बिजनेस को संभाल ले, मगर उसकी इच्छा थी कि वह अपने दम पर कुछ कर दिखाए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि लड़के ने साफ कह दिया है कि वह दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेगा। अगर उन्हें हमारी नव्या पसंद आ जाती है तो बात आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, वरना तो आजकल इतनी डिमांड है लड़के वालों की कि लड़की वाला बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ ये बात तो आपकी सही है, लेकिन एक बार नव्या से भी बात कर पूछ लीजिए, देखिए वह क्या बोलती है। उन लोगों ने काव्या से नव्या को बुलाने के लिए कहा। नव्या वहां जाकर एक सोफे पे चुपचाप बैठ गई। सुलोचना जी ने लड़के की पूरी डिटेल बात कर नव्या से कहा, देखो बेटा, हम लोग लड़का देख कर आए हैं, तुम्हारे पापा को तो पसंद है, उन लोगों ने भी फोटो देखकर तुम्हें पसंद कर लिया है, लेकिन बात तुम्हारी जिंदगी की है, तो हम लोग ये चाहते हैं
कि फैसला तुम ही लो। इस पर नव्या कुछ नहीं बोली। तब महेश जी उठकर नव्या के बगल में आ गए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, देखो बेटा, तुम बहुत समझदार हो। जिस तरह से तुमने मेरी परिस्थितियों को समझते हुए पढ़ाई की और अपनी बहन को भी संभाल रही हो, मैंने आज तक किसी फैसले में अपनी मर्जी तुम लोगों पर नहीं थोपी है और आज भी मैं तुम्हारे ऊपर अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहता हूँ। मैं हमेशा यही चाहा है कि तुम दोनों बहन खुश रहो। तो जब शादी जैसा इतना बड़ा फैसला है तो तुम्हारी माँ या मैं अकेले कैसे फैसला ले सकते हैं? बात तुम्हारी जिंदगी की है, इसलिए फैसला भी तुम्हारा ही मान्य होगा। कुछ रुक कर वो फिर बोले, आज से कल तक में सोचकर बता दो। अगर समझ में आती है तो बात आगे बढ़े। 2 दिन बाद संडे को उन लोग को भी बुला लें ताकि तुम लोग एक दूसरे को देख लो। नव्या बस इतना ही बोली कि पापा आप और मम्मी जैसा ठीक समझें। मैंने कभी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। रही बात प्राइवेट नौकरी की, तो दुनिया में हजारों लोग हैं जो प्राइवेट नौकरी करके अपना घर चलाते हैं और फिर भी खुश हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी इतनी सक्षम हूँ कि जरूरत पड़ने पर किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ। आप लोग हमेशा ही हम लोगों का भला चाहते हैं, इसलिए आज भी आप लोग का जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है। अगले दिन महेश जी ने फोन करके उन लोगों को संडे को अपने घर आमंत्रित किया। लड़के वालों ने शाम को 4 बजे का समय दिया। सुलोचना जी ने नव्या को पिच कलर की साड़ी देकर पहनकर तैयार होने के लिए कहा। 4 बजे करीब लड़का यानी शैलेंद्र, उसके चाचा चाची, उनका बेटा जतिन और बेटी रश्मि आए। रश्मि की शादी हो चुकी थी और उसका 1 साल का बेटा भी था। चाय नाश्ते का दौर चला। इसी बीच नव्या को भी बुला लिया गया। सबने मिलकर नाश्ता किया। दोनों बहनों ने मिलकर नाश्ते में समोसे, लड्डू, नमक पारे, ढोकले और मिठाई बनाई थी। सभी लोग नाश्ते की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद गायत्री जी बोली, बहन जी देखिए, अब हमारा तो जमाना रहा नहीं। मुझे लगता है कि बच्चे आपस में बातचीत करके समझ लें तो फैसला लिया जाए। इस पर सुलोचना जी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये ठीक रहेगा। काव्या दोनों को लेकर ऊपर छत पर बने कमरे में ले गई और बोली, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं आती हूँ। नव्या ने वहां पड़ी कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए कहा, बैठिए। शैलेंद्र एक कुर्सी खींचकर उसमें बैठ गया और नव्या से बोला, आप भी बैठिए। नव्या जो कि नजरें नीचे किए हुए ही खड़ी थी, बोली, जी नहीं मैं ठीक हूँ। उसे शैलेंद्र की नज़र अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वह थोड़ी नर्वस हो रही थी। और शैलेंद्र की तो नजर ही नहीं हट रही थी, क्योंकि नीचे बड़ों की मौजूदगी में वह नव्या को जी भर कर देख नहीं पा रहा था। अब वो ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पीच कलर की साड़ी और हल्का सा मेकअप, उस पर उसकी झुकी हुई नजरें सीधी उसके दिल पर वार कर रही थीं। धीरे से कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए, वरना मुझे भी खड़ा होना पड़ेगा। ऐसे बहुत ही अजीब लग रहा है कि आप खड़ी हैं और मैं बैठा हूँ। नव्या ने धीरे से नजरें उठाईं। दोनों की नजरें आपस में टकराईं। तुरंत ही नव्या ने नजर फिर नीची कर ली। शैलेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नव्या कुर्सी खींचकर बैठ गई। शैलेंद्र अभी भी नव्या की ओर देखे जा रहा था। धीरे से बोला, तो क्या सोचा है आपने मेरे बारे में? नव्या अचानक पूछे गए सवाल से हड़बड़ा गई। जी जी जी, मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा भी मैंने क्या पूछ लिया जो आपको समझ में नहीं आ रहा? मेरा कहने का ही मतलब है कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, जी नहीं। नव्या नजरें नीचे किए हुए लगातार पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे लड़कों से बात करने में घबराहट होती थी। वह तो जॉब करने वाली स्वाभिमानी सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की थी। ऑफिस में तरह तरह के लोगों से बातचीत करना, डील करना उसका काम ही था। लेकिन ऐसा पहली बार था जब किसी लड़के से शादी के सिलसिले में बात कर रही हो। ऐसा होता है ना कि जब आपको पता हो कि सामने वाला लगातार आपको ही देखे जा रहा है, तो कई बार इंसान नर्वस हो जाता है और चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता। बस वही नव्या के साथ हो रहा था। शैलेंद्र उसकी हालत को समझते हुए बोला, देखिए मुझसे घबराइए नहीं, क्योंकि हम लोग की जिंदगी का सवाल है। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको पूछना हो या आपके मन में हो तो आज क्लियर कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि किसी दबाव में आकर हम लोग शादी कर लें, उसके बाद पछताना हो। एक बार फिर नव्या ने नजरें उठाकर शैलेंद्र की ओर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। फिर धीरे से उसने पूछा,
क्या मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ? शैलेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जॉब करना ना करना आपकी मर्जी है, मैं कभी आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन शैलेंद्र कुछ देर के लिए रुका, फिर उसने आगे बोलना शुरू किया। आपको मालूम होगा कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं और मुझे चाचा चाची ने ही पाला है। चाचा जी का खुद का ही अच्छा खासा बिजनेस है। मैं चाहता तो चाचा जी के साथ उनका बिजनेस संभाल सकता था, लेकिन मैं उनके एहसान तले इतना दबा हूँ कि मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मैंने अलग जॉब करने का सोचा था और कर भी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में बिजनेस को लेकर चाचा जी के बेटे और मेरे बीच कुछ मनमुटाव या भेदभाव हो, क्योंकि जो कुछ भी चाचा जी का है वो उनके बेटे का ही है। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। उनका यही एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकूंगा। नव्या शैलेंद्र की आंखों में खोकर उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी और मन ही मन अंदाजा लगा रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। अचानक शैलेंद्र ने बोलते बोलते नव्या की तरफ देखा, जो ध्यान से उसी की तरफ देख रही थी। दोनों की नजरें मिलीं और नव्या सकपकाकर नीचे फिर देखने लगी। शैलेंद्र ने आगे कहना शुरू किया, देखिए नव्या जी, मुझे गलत मत समझिएगा। मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे साथ ही चलकर रहे। मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी जॉब के चलते मैं शहर में नहीं रहता हूँ। तो अगर आपसे मेरी शादी होती है तो या तो आपको नौकरी छोड़कर मेरे साथ चलना पड़ेगा या फिर मुझे अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ रहना होगा, जो कि मैं नहीं कर सकता। इसके बाद शैलेंद्र खड़ा होकर बोला, हाँ, लेकिन अगर शादी के बाद वहाँ आपके मन की जॉब मिल जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जॉब केवल आप अपनी खुशी के लिए करेंगी। मैं ईश्वर की दया से इतना कमा लेता हूँ कि अपना, अपनी पत्नी और परिवार का खर्चा उठा सकता हूँ। इसके बाद वह चुप हो गया। नव्या ने फिर से अपनी घनी पलकें उठाकर शैलेंद्र की तरफ देखना चाहा, तो वो उसी की तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिलीं। नव्या ने फिर से नजरें नीची कर लीं। शर्म की लाली उसकी आंखों में देखी जा सकती थी, जो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। शैलेंद्र बोला, अब शादी का फैसला सिर्फ आपके हाँ या ना पर है, क्योंकि मेरी तरफ से हाँ है। इसके बाद उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा लिए। दरवाजे तक पहुंचकर उसने एक बार फिर पलटकर नव्या को देखा, जो उसकी तरफ ही देख रही थी। वह धीरे से बोला, मुझे आपकी हाँ का इंतजार रहेगा। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। उसके आखिरी शब्द नव्या के दिल को धड़का गए। कितनी आसानी से वह जवाब का इंतजार रहेगा कहने की जगह हाँ का इंतजार रहेगा बोल गया था। नव्या सोच में पड़ गई, कैसे कोई आदमी इतने साफ दिल का हो सकता है। पहले ही मुलाकात में उसने पूरा अपना दिल खोलकर रख दिया था। सचमुच उसका जीवन खुली किताब था। अब नव्या उस किताब के आगे के पन्नों पर उसके साथ अपनी कहानी लिखना चाहती थी। मन ही मन उसकी हाँ हो चुकी थी। अभी वह सोच में ही पड़ी थी कि धमाके की तरह कमरे में काव्या ने प्रवेश किया। दीदी क्या हुआ, क्या सोचा है, कैसा लगा लड़का, आपको पसंद तो है ना? नव्या बिना कुछ बोले मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट और झुकी हुई नजरें अपने आप में ही सारे जवाब दे रही थीं। काव्या खुश होकर लगभग चीखते हुए बोली, इसका मतलब आपको पसंद है? दीदी बताओ ना, उन्होंने क्या पूछा? आपने क्या पूछा? नौकरी के लिए तैयार है ना? नव्या ने अपना माथा पीट लिया। ये लड़की भी ना एक सांस में 100 सवाल पूछती है। अभी उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मेज पर पड़ा शैलेंद्र का मोबाइल बजने लगा। अरे ये क्या, उनका मोबाइल तो यहीं छूट गया। बोलते हुए काव्या ने मोबाइल उठाया और बाहर की ओर लपकी। उसी समय शैलेंद्र भी अंदर की ओर अपना मोबाइल लेने आया। दरवाजे पर ही काव्या और शैलेंद्र की टक्कर हो गई। अपना सिर सहलाते हुए काव्या बोली, क्या जीजू देखकर भी नहीं चल सकते? अचानक ही काव्या को एहसास हुआ कि वह ये क्या बोल गई। अपनी जीभ दांतों के बीच दबाते हुए एकदम से बोली, सॉरी। फिर पलटकर नव्या की ओर देखते हुए धीरे से बोली, अब तो मैं इनको जीजू बुला सकती हूँ ना? अब इस बात का जवाब पाने के लिए शैलेंद्र भी उत्सुक हो गया। वह नव्या की तरफ देखने लगा और आंखों ही आंखों में पूछने लगा। नव्या एक स्वाभिमानी लड़की थी। उसको शैलेंद्र की स्पष्टवादिता और आत्मसम्मान इतना पसंद आ गया था कि अब नौकरी उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। और फिर शैलेंद्र ने बोल ही दिया था कि जब चाहे जॉब कर सकती है। नव्या ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाकर अपनी मौन सहमति दे दी। काव्या ये देखकर सबको बताने के उद्देश्य से
तुरंत ही बाहर की ओर भागी। मम्मी पापा। इधर नव्या एक बार फिर उसके साथ अकेले कमरे में थी। मन की गति बहुत तेज होती है तो नव्या का मन तो शैलेंद्र के साथ भाभी जीवन के सपने बुनने लगा था। धड़कने कहीं राज ना खोल दें, ये सोचकर वो झट से पलट गई। शैलेंद्र धीरे कदमों से चलकर अंदर आया और बोला, थैंक यू, आपकी हाँ की ही तरह अब मुझे आपका भी इंतजार रहेगा। ये बोलकर वो बिना रुके चला गया। नव्या सोच में पड़ गई। कितनी आसानी से उसने अपने मन की बात कह दी थी। इधर काव्या ने भागकर नीचे जाकर सबको खुशखबरी सुना दी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह मीठा कराने लगे। शैलेंद्र की चाची गायत्री जी तो फूली नहीं समा रही थीं, क्योंकि शैलेंद्र की शादी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। धीरे से सुलोचना जी से बोली, बहन जी, अगर आप ठीक समझें तो सगुन के 11 रुपए शैलेंद्र के हाथ में रख दें तो बात पक्की हो जाए। इसके बाद पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त भी निकलवा लीजिए, क्योंकि मैं शादी में देरी नहीं करना चाहती। शैलेंद्र अकेले रहता है, मुझे हर पल उसकी खाने पीने की चिंता लगी रहती है। कभी बीमार पड़ जाए तो कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। शादी हो जाएगी तो मेरी ये चिंता भी खत्म हो जाएगी। अब सुलोचना जी ने महेश जी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा तो महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, जैसा आप लोग ठीक समझें। पंडित जी का घर पास में ही है, मैं उनको फोन करके बुला लेता हूँ। शुभ काम में देरी क्यों की जाए। इतना बोलकर वो पंडित जी को फोन लगाने लगे। इस बीच रश्मि उठकर नव्या के कमरे में आ गई और नव्या का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, थैंक यू सो मच नव्या, थैंक यू थैंक यू। शादी के लिए हाँ करने के लिए। यकीन मानिए शैलेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आपको बहुत खुश रखेगा। वैसे तो जतिन मेरा सगा भाई है, लेकिन बचपन से ही जितना ध्यान शैलेंद्र ने मेरा रखा है उतना जतिन ने कभी नहीं रखा है। कहने को तो दोनों ही मुझसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन शैलेंद्र का रवैया हमेशा बड़े भाई की तरह समझदारी वाला रहा है। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि शैलेंद्र को कोई समझदार लड़की मिले, और जैसा आपके बारे में मैंने सुना है तो मुझे पूरा यकीन है आपको अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। नव्या उसकी बातें सुनकर केवल मुस्कुराकर रह गई। इतने में काव्या फिर भागते हुए आई। नव्या ने उसको प्यार से डांटा, धीरे चला करो, हर समय भागती रहती हो। अरे दीदी, अब धीरे चलने का टाइम नहीं बचा है। पंडित जी ने 1 महीने बाद का शादी का मुहूर्त निकाल दिया है। क्या 1 महीने बाद? नव्या हैरानी से काव्या की ओर देखने लगी, फिर अचानक रश्मि की मौजूदगी का ख्याल करके नजरें नीची कर लीं। रश्मि नव्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, चिंता ना करो, सब हो जाएगा। इतना कहकर वह नीचे चली गईं। सबके जाने के बाद सुलोचना जी महेश जी से बोली, हाँ तो कर दिया, मगर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। महेश जी बोले, आप चिंता ना करिए, ईश्वर ने जैसे अब तक सब कुछ किया है आगे भी वही करेगा। देखते देखते शादी की भागदौड़ शुरू हो गई। मेहमानों की लिस्ट बनाना, शादी के लिए वेन्यू डिसाइड करना, सामान लाना, सारा दिन शॉपिंग, किस दिन क्या पहनना है, किसको क्या देना है। समय कम था, काम बहुत ज्यादा। सुलोचना जी तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती थीं, मगर महेश जी को अपनी दोनों बेटियों पर पूरा भरोसा था। नव्या शांत स्वभाव की थी और काव्य चुलबुली मगर समझदारी दोनों बहनों में खूब थी, इसलिए उन्हें पूरा यकीन था कि सब कुछ बहुत अच्छे से निपट जाएगा। देखते देखते शादी भी हो गई। विदा के वक्त दोनों बहनें गले लगकर खूब रोई थीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुख सुख की साथी और हमराज भी थीं। काव्या को रह रह कर ये एहसास सता रहा था कि वह अकेले कैसे रहेगी। ये सोचकर उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे और वह नव्या को छोड़ ही नहीं रही थी। जब शैलेंद्र धीरे से उसके कान में बोला कि अरे इतना मत रोइए, अगर आपका मन हो तो आप भी साथ चलिए, मैं तैयार हूँ दोनों को रखने के लिए। ये सुनते ही दोनों बहनें रोते रोते हंस पड़ी थीं और नव्या विदा होकर अपने घर चली गई। शैलेंद्र 10 दिन की छुट्टियां पूरा करके नव्या को अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया। काव्या को अकेला घर काटने को दौड़ता था। वह अक्सर फोन पर नव्या और शैलेंद्र से बात किया करती थी। शैलेंद्र भी अब काव्या से बहुत खुल गया था। शैलेंद्र काव्या फोन पर ही घंटों दुनिया जहान की बातें किया करते थे। काव्या तो थी ही बातूनी, उस पर शैलेंद्र का स्वभाव बहुत ही मिलनसार था, इसलिए आपस में दोनों की बहुत बनती थी। अचानक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर काव्या वर्तमान में लौट आई। शायद वह फिर भूखा हो गया था। काव्या ने उसको गोद में लिया और किचन की ओर चली गई। जाते जाते अनायास ही उसकी नजर शैलेंद्र के कमरे की ओर उठ गई।
उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। काव्या किचन में चली गई। एक हाथ में बच्चे को लिए लिए ही उसने दूसरे हाथ से दूध गर्म किया और बोतल में डाला। बोतल को अपने गाल से लगाकर चेक करने लगी कि ज्यादा गर्म तो नहीं। वह कमरे में जाने के लिए जैसे ही पलटी, किचन के दरवाजे पर शैलेंद्र खड़ा था, जो शायद पानी पीने के इरादे से किचन की ओर आया था। काव्या शैलेंद्र को देखकर वहीं रुक गई। शैलेंद्र ने आगे बढ़कर काव्या के हाथ से बच्चे को ले लिया और अपने कमरे की ओर चला गया। काव्या ने दूध की बोतल शैलेंद्र की ओर बढ़ाई, लेकिन तब तक शैलेंद्र पलटकर कमरे में जा चुका था। काव्या वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें एक बार फिर शैलेंद्र को देखकर भर आईं। कैसे सबका ख्याल रखने वाला इंसान आज अपनी सुध-बुध खो चुका था। हर समय बोलते रहने और हंसी मजाक करने वाला आदमी आज मौन धारण कर चुका था। बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था और शैलेंद्र उसको चुप कराने के इरादे से लगातार हिलाए जा रहा था, मगर वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि वह तो भूखा था। काव्या ने जाकर बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगा दी। बच्चा चुप होकर दूध पीने लगा। दूध की बोतल अभी भी काव्या ने थाम रखी थी। काव्या शैलेंद्र की ओर देखते हुए बोली, वह भूख से रो रहा था, आप पलंग पर बैठ जाइए। शैलेंद्र बच्चे को लेकर पलंग पर बैठ गया और काव्या शैलेंद्र को दूध की बोतल पकड़ाकर कमरे से बाहर निकल गई। घड़ी पर नजर डाली तो शाम के 4:30 बज चुके थे। काव्या ने किचन में जाकर फ्रिज से दूध निकाला, गैस जलाकर सबके लिए चाय का पानी चढ़ाया, उसमें चीनी, चाय की पत्ती और थोड़ी अदरक डाल दी और वहीं गैस स्लैब से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। मन फिर से अतीत के भंवर में गोते लगाने लगा। कितनी खुश थी नव्या शादी के बाद। इतना प्यार करने वाला केयरिंग पति कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। शैलेंद्र नव्या को बहुत मानते थे, और मानते भी क्यों नहीं। नव्या के कदम शैलेंद्र के लिए इतने शुभ थे कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद शैलेंद्र की जॉब बहुत अच्छी कंपनी में लग गई थी, जिसके चलते अब सैलरी भी बहुत बढ़ गई थी। उधर सुलोचना जी और महेश जी की भी चिंता दूर हो चुकी थी। इतनी जल्दी जल्दी में शादी हुई थी कि उन्हें कभी कभार डर लगता था कि कहीं ये फैसला गलत ना साबित हो जाए, लेकिन ईश्वर ने उनका खूब साथ दिया और सुलोचना जी भी शैलेंद्र की नौकरी की वजह से शादी के लिए दुविधा में थीं। अब उनकी वह चिंता भी दूर हो चुकी थी, और ना भी होती तो भी शैलेंद्र जैसा दामाद पाकर दोनों धन्य हो गए थे। नव्या जब भी आती सबके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आती। जितने दिन नव्या रुकती, काव्या तो केवल नव्या के ही सूट पहनती थी। वह हमेशा नव्या की साड़ियों को देखकर कहती, दीदी जो मेरी शादी हो जाए तो ये साड़ी मुझे दे देना, वो साड़ी मुझे दे देना। नव्या भी हंसते हुए कहती, चिंता ना करो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मेरी सारी साड़ियाँ तुम ले लेना। 2 साल हंसी खुशी कैसे बीत गए थे पता ही नहीं चला। उन दिनों नव्या और शैलेंद्र 15 दिन की छुट्टी लेकर यहीं आए हुए थे। एक ही शहर में होने के कारण नव्या और शैलेंद्र जब भी आते थे तो चाचा और चाची के घर में ही रुकते थे, और अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए नव्या शैलेंद्र के साथ बीच बीच में आ जाती थी और शाम तक लौट जाती थी। नव्या के बहुत कहने पर माँ काव्या को उन लोगों के साथ रहने के लिए भेजने को तैयार हो गई थी। अब क्या था, दोनों बहनें मिलकर सारा दिन काम करती। नव्या तो कम बोलती थी, लेकिन काव्या की हंसी ठिठोली चुलबुलेपन की वजह से घर में रौनक लगी रहती थी। चाचा चाची का भी खूब मन लगा रहता था। उस दिन शैलेंद्र अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हुए थे, जब जतिन समोसे ले आया था और सब लोग शाम की चाय पी रहे थे कि अचानक नव्या उठकर बाथरूम में गई और उल्टी करने लगी। सब लोग घबरा गए। काव्या बोली, क्या हुआ दीदी? इस पर जतिन ने कहा, लगता है समोसे नुकसान कर गए। चाची जी ने पूछा, क्या हुआ नव्या, अचानक उल्टी कैसे? इस पर नव्या कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाकर मुस्कुराने लगी। चाची जी तुरंत समझ गईं और बोली, लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया और मुस्कुराने लगी। फिर क्या था, काव्या और जतिन शोर मचाने लगे। इधर शैलेंद्र भी उस समय घर में घुसा। काव्या शैलेंद्र को देखते ही उसके पास भागकर गई और उसके दोनों हाथ पकड़कर चारों तरफ गोल गोल घुमा दिया। शैलेंद्र बोला, अरे अरे काव्या, क्या कर रही हो, मुझे गिरा दोगी क्या? अरे जीजू, खबर ही ऐसी है, अगर मैं नहीं घुमाऊंगी तो आप खुद ही खुशी से घूम जाओगे। अच्छा बाबा, पहले छोड़ो तो सही, फिर बताओ क्या बात है। इतने में नव्या उठकर शर्माते हुए कमरे के अंदर जा चुकी थी। शैलेंद्र बोला, अरे इसे क्या हो गया? अरे जीजू, दीदी को तो जो होना था वह हो चुका, आपको भी होने वाला है।
काव्या ने उसका हाथ छोड़कर चहकते हुए कहा, मुझे क्या होने वाला है? वह हैरानी से बोलकर चाची जी की ओर देखने लगा। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ। चाची जी ने उसे खुश होकर बताया। और मैं मौसी और मैं चाचा। तो उसमें मुझे क्या? मैं एकदम से शैलेंद्र को सबकी बात समझ में आ गई और वह खुश होकर बोला, क्या सच में? अचानक से चाय उबलकर गैस पर गिरने लगी। काव्या ने फटाफट गैस बंद करी और सबको चाय देकर शैलेंद्र की चाय लेकर उसके कमरे में गई। बच्चा सो चुका था। शैलेंद्र अभी भी उसे गोद में ही लिए बैठा था। उसे डर था कि कहीं हिलने से बच्चा जाग ना जाए। काव्या ने चाय साइड में टेबल पर रखी और उसको चाय पीने के लिए बोलकर बच्चे को लेकर धीरे से बेड पर लिटा दिया और कमरे से चली गई। जाते जाते उसने पलटकर देखा। शैलेंद्र पलंग से सर टिकाकर आंखें बंद किए हुए था। वह धीरे धीरे कदमों से चलती हुई शैलेंद्र की ओर आई और हल्के से उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, चाय पी लीजिए। घर में इक्का दुक्का करके मेहमानों का आना जाना लगा ही हुआ था। लोग आते, तसल्ली देते और चले जाते। इस बीच वो एक दो बार शैलेंद्र के कमरे में जाकर बच्चे को दूध दे आई थी। 9:30 बज चुका था जब वह किसी मेहमान के जाने पर दरवाजा बंद करके लौटी थी। चाची जी के कहने पर उसने सबको खाना परोसकर खिलाया। उसे सबसे ज्यादा चिंता शैलेंद्र की हो रही थी। वह साफ देख पा रही थी कि शैलेंद्र ने सबके कहने पर खाना खाया तो था, मगर एक रोटी के बाद उसने दूसरी रोटी बहुत कहने पर भी नहीं ली थी। खाना तो उसने खुद भी नहीं खाया था, गले से उतर ही नहीं रहा था। चाची जी के बहुत जिद करने पर वह बस इतना बोली कि मैं बाद में खा लूंगी, अभी मन नहीं है। सबके खाने के बाद उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में लगा दिया, किचन साफ किया, एक नज़र शैलेंद्र के बगल में सोए हुए बच्चे पर डाली और ऊपर छत पर चली आई। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ऊपर आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांद भी अपने सफर पर निकल चुका था, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक चुका है। क्या होगा अब शैलेंद्र का और बच्चे का? ये सोच सोच कर उसका दिल फटा जा रहा था। वह रेलिंग से हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। बाहर आने जाने वाली गाड़ियों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था, मगर उसके मन का शोर अभी भी चल रहा था। नव्या की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घर में खुशियां मनाई जा रही थीं। सब एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहे थे। महेश जी और सुलोचना जी भी आ चुके थे। सुलोचना जी तो नव्या की बलाएं लेते ही नहीं थक रही थीं। शैलेंद्र की छुट्टियां भी अब खत्म हो रही थीं और उसे वापस जाना था। अभी काफी लंबा समय था, इसलिए नव्या को भी शैलेंद्र के साथ जाना था, जिससे कि वह डिलीवरी के टाइम यहाँ वापस आ सके। गायत्री जी और सुलोचना जी ने हजारों हिदायतें देकर नव्या को शैलेंद्र के साथ भेज दिया और शैलेंद्र को नव्या का खास ख्याल रखने को कहा। समय तो जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीने बाद शैलेंद्र नव्या को छोड़कर वापस चला गया था। अब नव्या यहीं चाची के पास रुकी हुई थी। उसकी मदद के लिए काव्या भी वहीं चली गई थी। काव्या नव्या को एक भी काम नहीं करने देती थी। सुबह ऑफिस जाने तक जतिन और चाचा जी को नाश्ता देकर उनका लंच तैयार करना, चाची के खाने से लेकर उनकी दवाइयाँ, नव्या की दवाइयाँ समय पर देना, सबका ख्याल रखना काव्या बखूबी कर रही थी। 90 महीने में नव्या ने खूबसूरत चांद से बेटे को जन्म दिया। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से 2 दिन में ही छुट्टी मिल गई थी। नव्या के मम्मी पापा जानते थे कि गायत्री जी को नव्या की देखभाल करने में दिक्कत होगी, इसलिए उनसे बात करके नव्या को अपने घर ले गए थे। शैलेंद्र भी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घर आ गया था। सुलोचना जी के बहुत कहने पर शैलेंद्र उन्हीं के घर में रुक गया था। दिन भर कोई ना कोई नव्या से मिलने आता रहता था। शैलेंद्र भी किसी न किसी काम से बाहर ही रहता था। काव्या का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था। वो बच्चों को ड्राइंग और पेंटिंग सिखाने जाती थी, इसलिए वह भी दिन में लगभग 4-5 घंटे बाहर ही रहती थी। सारा दिन तो यूं ही निकल जाता था, मगर रात में तो शैलेंद्र और काव्या बच्चे को गोद में लेने के लिए ही आपस में लड़ते रहते थे। सुलोचना जी हंसते हुए कहती, एक बच्चे को लेने के लिए दोनों आपस में ही बच्चा बन जाते हैं। शैलेंद्र की छुट्टियां खत्म हो गईं और वह वापस चला गया। सब लोगों ने नव्या को यहीं रोक लिया कि जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता वह शैलेंद्र के साथ नहीं जाएगी। जब बच्चा 2 महीने का हो गया तो चाची जी बोली, अब कुछ दिन नव्या को हमारे साथ रह लेने दीजिए। वैसे भी अब नव्या अपना काम खुद से करने लगी है, तो उसे और बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी मैं बैठे बैठे बच्चे को गोद में तो ले सकती हूँ। सुलोचना जी ने नव्या को उनके साथ भेज दिया।
अब काव्या और सुलोचना जी अक्सर बीच में जाकर उससे मिलाती थीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गोलू अब 4 महीने का हो चुका था। शैलेंद्र को भी वहां अकेले अच्छा नहीं लगता था और यहाँ नव्या को भी शैलेंद्र की चिंता बनी रहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही की तो बात है जब शैलेंद्र ने उससे फोन पर यह कहा था कि उसको ले जाने के लिए आ रहा है। उसने चाची जी से भी बात कर ली थी। इधर सुलोचना जी भी तैयार हो गई थी क्योंकि अब नव्या काफी अच्छे से बच्चे का ख्याल रख पा रही थी, तो उसे शैलेंद्र के साथ भेजने में कोई हर्ज नहीं था। उस दिन नव्या ने काव्या को फोन किया था उसे शैलेंद्र के पास जाने के लिए। मार्केट से अपने और गोलू के लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान लेना था। नव्या ने काव्या से तैयार होकर मार्केट में ही मिलने को कहा। चाची जी बोली, गोलू को कहाँ ले जाओगी? मार्केट में परेशान हो जाएगा, तुम्हें भी दिक्कत होगी। ऐसे दोनों बहनें जल्दी से काम निपटा कर वापस आ जाओ, तब तक मैं 2-3 घंटे इसको रख लूंगी और फिर रानी तो है ही। चाची जी के कहने पर नव्या गोलू को घर पर ही छोड़ गई थी। अभी काव्या तैयारी हो रही थी कि नव्या का फोन आ गया था। वह उसे डांटने लगी थी कि वह अभी तक घर में ही है, जबकि नव्या मार्केट पहुंच चुकी थी। काव्या ने हंसकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, दीदी जाने की जल्दी तुम्हें है, मुझे नहीं। तुम टाइम से आधा घंटा पहले पहुंच गई हो। 11 बजे मिलने का तय हुआ था, अभी 10:30 ही बजा है। अभी काव्या ने घर से बाहर कदम रखा ही था कि उसका फोन फिर से बज गया, मगर इस बार फोन नव्या का नहीं, नव्या के एक्सीडेंट की खबर देने के लिए था। काव्या से बात करने के बाद जल्दीबाजी में रोड क्रॉस करते समय वह सामने से आई हुई गाड़ी को देख नहीं पाई और उसे टकरा गई, जिससे उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक पल में सब कुछ बिखर गया। कहाँ तो वो शैलेंद्र के साथ जाने वाली थी और कहाँ इस दुनिया से ही चली गई थी। शैलेंद्र की इतनी चिंता करने वाली उसको हमेशा के लिए छोड़कर ही चली गई थी। रात गहराती जा रही थी। वो अपने ख्यालों में ही डूबी हुई छत पर खड़ी थी। सड़क पर गाड़ियां बिल्कुल ही कम हो गई थीं, फिर भी वह नजरें गड़ाए सड़क की ओर ही देखे जा रही थी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, वह चौंक कर पलटी। अचानक सामने खड़े शख्स को देखकर आंसुओं का सैलाब जो बहुत मुश्किल से रोक कर रखा था, वह बांध तोड़कर बह निकला और उसके सीने से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। सामने जो खड़ा था उसने काव्या को जी भर कर रोने दिया। इतने दिनों से परिवार को संभालने के लिए जो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी बाहों में टूटकर बिखर गई थी। उसने काव्या को अपनी बाहों में भरकर सहारा दिया था और लगातार उसके बालों में हाथ फेर रहा था। जी भरकर रो लेने के बाद काव्या ने अपना आंसुओं से भरा हुआ चेहरा उठाया और रोते हुए बोली, ये सब क्या हो गया? कैसे हो गया जतिन? जतिन धीरे से उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, चुप हो जाओ काव्या, तसल्ली रखो, होने को कौन टाल सकता है। कैसे चुप हो जाऊं जतिन? कैसे कैसे इस मन को तसल्ली दूं? वो बहन जिसने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया था, मेरी एक एक इच्छा को मेरे मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देती थी। बचपन में मैं किसी भी चीज को देखकर मचल जाती थी तो वह अपनी जरूरत का सामान ना लेकर मुझे वह चीज दिलाती थी। कई बार माँ के मना करने पर मुझे चुपचाप सामान दिलाती थी और बोलती थी कि माँ को मत बताना। कैसे तसल्ली दूं अपने आप को कि जो मेरी सुख दुख की साथी थी, मेरी छोटी छोटी बातों की हमराज थी, आज मुझे छोड़कर चली गई है। मैं अकेली हो गई हूँ जतिन, बिल्कुल अकेली। क्या करूँ? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या होगा उस दूध मुँहे बच्चे का और क्या होगा जीजू का? आखिर भगवान ने हमारे ही साथ ऐसा क्यों किया? एक बार फिर वो रोते रोते जतिन के सीने से लग गई थी। वो जतिन ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया था। थोड़ी देर बाद जब वह कुछ शांत हुई तब जतिन उसके आंसू पोंछता हुआ बोला, नीचे चलो, रात बहुत हो गई है। मैंने तुम्हें ऊपर आते हुए देखा था इसलिए यहाँ आ गया। चलो सो जाओ चलकर। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। नहीं अभी चलो, नहीं तो फिर यहाँ खड़ी रोती रहोगी। काव्या नीचे की ओर जाने लगी जबकि जतिन वहीं खड़ा रहा। तुम नहीं चलोगे? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हम दोनों को साथ में कोई उतरते हुए देखेगा तो ठीक नहीं होगा, उसने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। काव्या उसकी बात मानते हुए धीमे कदमों से नीचे की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद जतिन भी उतरकर नीचे आ गया और सोने चला गया। नव्या जब भी वहां चाचा चाची के पास आती थी, काव्या अक्सर उसके साथ रहने के लिए आ जाती थी। उसकी प्रेगनेंसी में भी काव्या काफी दिन वहां रुकी थी। आपसी तकरार, नोकझोंक, हंसी मजाक में पता ही नहीं चला
कब जतिन और काव्या एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के सपने देखने लगे थे। अक्सर दोनों में बच्चे को लेकर बहस छिड़ जाती थी। काव्या जतिन से बोलती कि वह मुझे मौसी और तुम्हें मौसा कहेगा। वहीं जतिन का कहना था कि वह मुझे चाचू और तुम्हें चाची कहेगा। काव्या काव्या अचानक उसकी आंख खुली तो सामने शैलेंद्र नम आंखों के साथ खड़ा था। वो रो रहा है, मुझसे नहीं संभल रहा है। मैंने दूध भी दे दिया है, फिर भी नहीं चुप हो रहा। मैं देखती हूँ। कहते हुए काव्या झट से उठी और सबसे पहले जाकर उसे गोद में उठाया और चेक किया तो डायपर खराब हो गया था। डायपर चेंज करके उसने दूध की बोतल मुंह में लगा दी तो वो आराम से पीते पीते सो गया। आप बोले तो मैं इसे अपने पास सुला लूं? काव्या ने धीरे से पूछा। जैसा ठीक समझो। कहने को तो वो बोल गया, मगर उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थीं। वो जाने कैसे समझ गई कि शैलेंद्र बच्चे को अपने पास सुलाना चाहता है। नव्या के बाद अब वही तो उसकी निशानी के रूप में बचा था। यहाँ आया तो नव्या को लेने ही था, मगर नव्या उससे दूर जा चुकी थी। अब उसके पास जो कुछ बचा था वह यही बच्चा था। उसके मन की बात को समझकर काव्या धीरे से बोली, वैसे अब वो 2-3 घंटे आराम से सोएगा। मैं यहीं सोने देती हूँ, फिर भी अगर जाग जाए तो मुझे बुला लीजिएगा। वो बिना जवाब सुने पलटकर अपने कमरे में चली गई थी। शैलेंद्र भी धीरे से पलंग पर लेट गया था। उसके बगल में उन दोनों के प्यार की निशानी थी। उसकी जिंदगी थी, मगर जिंदगी देने वाली कहीं खो गई थी। क्यों नव्या, क्यों तुम क्यों चली गई अपने सैलू को छोड़कर? एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? ये भी नहीं सोचा कि क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? रोज फोन करके पूछती थी कि मैंने खाना खाया या नहीं। बहुत चिंता थी ना मेरी। अब क्यों नहीं चिंता करती? क्यों नहीं पूछती हो कि मैंने खाना खाया या नहीं, मैं जिंदा हूँ या नहीं? क्यों नहीं मेरी तकलीफ समझती? क्यों नहीं अपने बच्चे को संभालती हो आकर? क्यों क्यों रोज फोन करती थी कि मुझे ले जाओ, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता आपके बिना। कितना परेशान थी तुम मेरे पास आने के लिए। आ तो रहा था ना मैं तुम्हें लेने के लिए, फिर तुमने क्यों इतनी जल्दबाजी की जाने की? अब मैं कैसे रहूं तुम्हारे बिना? नव्या की फोटो को अपने सीने से लगाए हुए वह रोता जा रहा था। इधर कमरे में जाते हुए काव्या की नज़र किचन में पड़ी। जल्दीबाजी में किचन की लाइट खुली रह गई थी। उसको बंद करके वह अपने कमरे में जा रही थी। बाहर से गुजरते हुए काव्या के कदम उसकी आवाज़ सुनकर ठिठक गए। उसके दिल में टीस सी उठी। उसकी रुलाई रुक ना सकी। तेज कदमों से वो अपने कमरे में चली गई। 13वीं के बाद शैलेंद्र के वापस जाने की तैयारी होने लगी, क्योंकि उसकी छुट्टियां भी खत्म हो रही थीं और वो अब छुट्टियां आगे बढ़ाना भी नहीं चाहता था। लेकिन कहीं ना कहीं उसे बच्चे की चिंता सता रही थी। 2 दिन तक रुककर शैलेंद्र चला गया। गायत्री जी से बात कर सुलोचना जी और काव्या गोलू को अपने घर ले आए, क्योंकि वहां देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब काव्या का सारा समय गोलू की देखभाल करने में ही बीतता था। उसने आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास जाना भी बंद कर दिया था, लेकिन सबके बहुत कहने पर घर पर ही ऑनलाइन क्लास लेने लगी थी। कहते हैं ना, वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। गोलू अब 11 महीने का हो चुका था। शैलेंद्र बीच बीच में 1-2 दिन के लिए जाकर गोलू से मिल जाया करता था और उसके लिए कपड़े खिलौने आदि दे जाता था। हालांकि काव्या और सुलोचना जी के रहते उसको गोलू की चिंता नहीं रहती थी। जब कभी गायत्री का मन होता तो वह जतिन के साथ गोलू से मिलने आ जाती थीं या गोलू को ही वहीं बुला लेती थीं। अक्सर जतिन काव्या और गोलू को लेकर सुबह आ जाता था और शाम तक वापस छोड़ता था। इस बीच जतिन और काव्या की प्रेम कहानी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और समय के साथ नव्या के जाने का गम भी धीरे धीरे सबके दिल के किसी कोने में सिमट रहा था और वक्त के साथ जिंदगी ढर्रे पर चल पड़ी थी। काव्या बेटा, गोलू के लिए खिचड़ी बना दी है, उसको खिला दो। सुलोचना जी ने किचन से ही काव्या को आवाज देते हुए कहा। वह तुरंत किचन में आई, क्योंकि उसे पता था गोलू का खाने का टाइम हो गया है और उसको भूख नहीं बर्दाश्त है। अगर थोड़ी भी देर हो गई तो उसका रोना चालू हो जाएगा। अभी उसने खिचड़ी निकालने के लिए प्लेट उठाई ही थी कि वहीं साइड में रखा हुआ सुलोचना जी का फोन बजा। काव्या ने गायत्री का नाम देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं? नमस्ते बेटा, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? लगता है चाची जी को भूल गई हो। उन्होंने काव्या को प्यार से उलाहना दी। नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लेट में खिचड़ी डालते हुए एक साइड कान और कंधे के बीच में फोन को दबाए हुए बह बोली, अच्छा तो फिर अपनी चाची से मिलने इतने दिन से क्यों नहीं आई? सॉरी चाची जी,
बस गोलू की वजह से टाइम नहीं मिल पाता। मैं जानती हूँ बेटा। अच्छा माँ कहाँ है? मेरी बात उनसे हो सकती है क्या? जी चाची जी, माँ तो यहीं पर हैं। 1 मिनट में उनको फ़ोन देती हूँ। फ़ोन माँ को पकड़ाते हुए वह थाली लेकर किचन से बाहर निकल गई। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते सुलोचना जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गोलू कैसा है? उसको देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे तो इसमें सोचना क्या है? आइए किसी दिन, गोलू से मिलने के बहाने ही आ जाइए। इसीलिए तो फ़ोन किया है कि कल रात रश्मि आई है। दामाद जी को बिजनेस के सिलसिले में आना था, तो रश्मि भी उनके साथ आई है। रात तक ये लोग वापस चले जाएंगे। अगर आप लोग आ जा सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। गोलू से मिलना भी हो जाएगा और हम लोग भी थोड़ी देर साथ में बैठ लेंगे। दीदी मेरा तो आना मुश्किल होगा, क्योंकि आज पड़ोस में एक जगह पूजा है, वहाँ जाना है। हाँ, लेकिन मैं काव्या को बोल दूंगी कि वह गोलू को लेकर चली जाए। ठीक है, काव्या को ही भेज दीजिए, लेकिन उसको बोलिएगा वह परेशान ना हो। मैं जतिन को लेने के लिए भेज दूंगी। मगर जतिन को तो ऑफिस जाना होगा। नहीं, आज ऑफिस नहीं जाएगा। दरअसल वह 2 दिन से बाहर बिजनेस टूर पर गया हुआ था। कल रात वह काफ़ी देर से लौटा है और अभी वह सो रहा है। उसके पापा ने उसको ऑफिस आने से मना किया है। वह बोल रहे थे कि आज मैं ऑफिस का काम देख लूँगा, तुम घर पर ही आराम करना। ठीक है, जैसा आप ठीक समझें। मैं काव्या को बोल दूंगी। जतिन को बोलिएगा निकलने से पहले एक बार काव्या को फ़ोन कर लेगा तो वह तैयार हो जाएगी। जतिन जतिन उठो बेटा। गायत्री जी जतिन के कमरे में जाकर उसको आवाज़ देने लगी। जतिन जो पेट के बल सो रहा था, दोनों हाथ तकिया के दोनों साइड रखे हुए थे और एक पैर मुड़ा और दूसरा पैर सीधा किए हुए था। अरे माँ उठ जाऊंगा। वैसे भी आज ऑफिस नहीं जाना है। ऑफिस नहीं जाना है तो क्या मेरा कुछ काम भी नहीं करेगा? गायत्री जी उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए बोली। वो वैसे ही लेटे हुए आंख बंद किए किए ही बोला, कर दूंगा माँ, थोड़ी देर अभी और सोऊंगा, फिर उठूंगा तब बताना। ठीक है, जब उठना तो जाकर काव्या और गोलू को ले आना। काव्या का नाम सुनकर जतिन की आंख थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी की पूरी खुल गईं। वह अचानक से उठकर बैठ गया। मगर क्यों? अरे कुछ नहीं, बहुत दिनों से गोलू से मिलने का मन था तो मैंने ही फोन करके बुलाया है। अगर सुलोचना जी साथ आती तो दूसरी बात थी, लेकिन वो आ नहीं सकती। वो कहीं पूजा में गई हुई हैं। अब काव्या अकेली कहाँ गोलू को लेकर परेशान होगी, इसलिए तुम जाकर उसको ले आना। ठीक है माँ, मैं अभी नहा धोकर चला जाता हूँ, आप बस नाश्ता लगाओ, मैं 1 मिनट में नहा कर आया। गायत्री जी हंसते हुए मेड को आवाज देने लगी, रानी जतिन का नाश्ता तैयार कर दो। अब काव्या को लेने जाना था तो जतिन को तो तैयार होने में टाइम बिल्कुल लगना ही नहीं था। तो साहब जी तैयार होकर फटाफट से नीचे आ गए और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगे। अरे आराम से नाश्ता करो, कहीं की ट्रेन छूटी जा रही है क्या? जतिन जो अचानक एहसास हुआ कि वह एक्साइटमेंट में क्या कर रहा है, अचानक से बात को संभालते हुए बोला, ट्रेन नहीं छूट रही माँ, असल में उधर ही मेरा एक दोस्त रहता है। वह आजकल आया हुआ है ना, तो उससे भी मैं मिलने जाऊंगा। तो अभी उससे फ़ोन पर बात हुई है, अगर जल्दी नहीं निकला तो वो भी चला जाएगा। कौन सा दोस्त है? तुम्हारे तो सारे दोस्तों को मैं जानती हूँ। अब जतिन अपनी ही कही हुई बात में फंस गया। वो माँ, वो नया दोस्त है वह, आप उसको नहीं जानती। बिजनेस के सिलसिले में उससे मुलाकात हुई थी, तो कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिलने जा रहा हूँ। अरे आप क्यों टेंशन ले रही हो, मैं गोलू को ले आऊँगा ना। खुद को फंसता देखकर जल्दी से बात को खत्म करने के उद्देश्य से उसने कहा, अच्छा बाबा ठीक है, पर नाश्ता तो आराम से कर लो, मेरा हो गया। कहते हुए उसने चाबी उठाई और बाहर निकल गया। अरे काव्या को फोन कर देना, तो वह तैयार हो जाएगी। जी माँ, ठीक है कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट करते ही उसने सबसे पहले काव्या को फोन लगाया। उधर काव्या को माँ ने पूरी बात बता दी थी, तो उसे जतिन के फोन का ही इंतजार था। पहले ही घंटी में फोन उठा लिया। क्या बात है, लगता है कोई बड़ी बेसब्री से मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। बहुत ही रोमांटिक अंदाज में जतिन बोला, जी नहीं, कोई इंतज़ार नहीं था, वो तो फ़ोन हाथ में ही था। मैं व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कर रही थी तो वह उठ गया। भला अपनी बेसब्री को वह कैसे जाहिर होने दे सकती थी? अच्छा जी, मैसेज चेक करने में फ़ोन कैसे उठ जाता है, आप बताएंगी ज़रा? मेरे पास फालतू की बात का टाइम नहीं है, तो काम की ही बात कर लेते हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि आवाज़ में इतनी नाराज़गी क्यों है? हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है क्या? ये बताओ, 2 दिन से ना फ़ोन ना मैसेज, मैं बहुत नाराज़ हूँ। सॉरी यार,
बिजनेस टूर पर बाहर चला गया था। वहाँ इतना बिजी शेड्यूल रहा कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाता था। लौटते लौटते इतनी रात हो जाती थी कि लगता था तुम सो गई होगी, क्यों डिस्टर्ब करूं। तो कम से कम मैसेज तो कर ही सकते थे। अच्छा जी, मैं मैसेज कर सकता था और तुम्हारा फ़ोन क्या खराब हो गया था? तुमने भी तो मैसेज नहीं किया। अच्छा, तो फिर इस बात का बदला ले रहे थे? उसने शिकायती लहजे में कहा। नहीं यार, बदला नहीं ले रहा था, सच में टाइम नहीं मिला। अभी से मेरे लिए टाइम नहीं है, तो शादी के बाद क्या करोगे? तब तो बिजनेस छोड़कर दिन रात आपकी खिदमत करूंगा। केवल बातें ही बनाना जानते हो। जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन वह सब अभी नहीं बता सकता, समय आने पर बताऊंगा। जतिन शरारत से बोला। फिर फालतू की बातें शुरू कर दी। अरे तुम ही तो बोल रही हो कि मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं समय आने पर दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या आता है। फिर शिकायत मत करना। अच्छा, मैं फ़ोन रख रही हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी। बोलो तो कान पकड़कर उठक बैठक कर लूँ? हाँ, करना तो पड़ेगा। तो यहाँ गाड़ी में कैसे कर लूँ? घर आऊँगा तब कर लूँगा। दरवाज़ा तो खोलोगे ना मेरे लिए कि नहीं? नहीं, सोच लो। ऐसा ना हो दरवाज़ा बंद देखकर मैं किसी और दरवाजे पर चला जाऊं। जान नहीं ले लूंगी मैं तुम्हारी, अगर किसी और की दरवाजे की ओर देखा भी तो। अच्छा बाबा, तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मुझे इंतजार मत करवाना, मैं तो पहले से ही तैयार बैठी हूँ। हाय मैं मर जावा, यही अदाएं तो मुझे पागल बना देती हैं। वो हंसते हुए बोली। अच्छा फ़ोन रखो, गोलू को तैयार करने जा रही हूँ। ठीक है, मिलता हूँ, बोलकर उसने फ़ोन रख दिया और गाने की आवाज़ तेज कर दी और साथ में गुनगुनाने लगा। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, जो कभी हम मिले तो जमाना देखेगा अपना प्यार, ओ मेरे यार। अपनी मंजिल पर पहुंचते ही जतिन ने गाड़ी में ब्रेक लगाए और 2 बार हॉर्न बजाया। फिर शीशे में देखकर बालों में उंगलियां फिराकर ठीक किया और गाड़ी से उतर गया। दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे ही उसने घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुल गया। सामने उसके दिल को चुराने वाली खड़ी थी। बेबी पिंक और आसमानी कलर के कॉम्बिनेशन के अनारकली सूट में वह कहर ढा रही थी। बालों का हल्का ढीला जूड़ा बनाया हुआ था, कानों में बड़ी बड़ी मोतियों की बाली पहने थी, दुपट्टे को कंधे पर फैला रखा था, बड़ी बड़ी काली आंखों में काजल लगा रखा था। उसको देखते ही जतिन ने नाटकीय अंदाज में दिल पर हाथ रखकर दरवाजे से कंधे को टिका लिया। हाय, दिल तो ले ही चुकी हो, अब क्या जान लेने का इरादा है? काव्या मुस्कुराकर साइड होते हुए बोली। अंदर आओ। जतिन ने अंदर घुसते हुए उसको बाहों में लेने की कोशिश की। तब तक काव्या बोली, माँ देखो कौन आया है। वह हड़बड़ा गया। क्या? आंटी घर पर हैं? माँ तो बोल रही थी कि वो कहीं गई हैं। इस पर काव्या खिलखिलाते हुए कहने लगी, तो मैंने कब कहा कि माँ घर में है? मैं तो बस तुम्हारे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखना चाहती थी। इतना कहकर वह जैसे ही जाने को पलटी, जतिन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। एकदम से खींचे जाने से वह संभल नहीं पाई और सीधा उसके सीने से टकरा गई। जतिन ने एक पल गवाए बिना उसे अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ज्यादा ही शैतान नहीं होती जा रही हो तुम? काव्या की आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसने अपनी नजरें उठाकर जतिन की आंखों में देखा और बोला, छोड़ो मुझे और ये बताओ क्या लोगे? तुम्हें? जतिन ने शरारत से उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं चाय कॉफी की बात कर रही हूँ। काव्या ने बनावटी गुस्से में कहा। लेकिन मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मुझे केवल तुम चाहिए। फालतू बातें मत करो, हम लोग तैयार हैं, चलना हो तो चलो, नहीं तो तुम आराम से बैठो, मैं ऑटो से चली जाती हूँ। उसकी बाहों से खुद को आजाद करते हुए काव्या गोलू की तरफ बढ़ी और उसे गोद में उठा लिया। देखो गोलू, आपको लेने मौसा जी आए हैं, उनके साथ चलना है ना? जतिन ने उसके हाथ से गोलू को लेते हुए कहा। गोलू, अपनी चाची से कह दो चाचू के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना पर्स और मोबाइल उठाया, दरवाजा लॉक किया और जतिन के साथ निकल आई। गाड़ी में दोनों शांत बैठे हुए थे। काव्या की गोद में गोलू था, जो बाहर के नज़ारे देख रहा था। अचानक खामोशी को तोड़ते हुए काव्या जतिन की ओर देखकर धीरे से बोली, जतिन। हाँ। एक हाथ से गियर बदलते हुए जतिन सामने की ओर ही देखते हुए बोला, कुछ नहीं, वह धीरे से बोली। जतिन ने एक नज़र उस पर डालकर फिर सामने की ओर निगाह घुमाई। क्या हुआ, बोलो भी। नहीं, कुछ नहीं। वह फिर चेहरा दूसरी ओर करके खिड़की के बाहर देखने लगी। काव्या, बताओ ना, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? अभी भी उसकी नज़र बाहर की ओर ही थी। नहीं, कुछ नहीं, इधर देखो मेरी तरफ।
जतिन की एक नज़र काव्या पर रहती और एक नज़र रास्ते पर आने वाली गाड़ियों पर। अगर कोई बात है तो उसे मन में नहीं रखो। मुझे नहीं लगता है कि मुझसे कोई बात करने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ जाएगा। जतिन, मैं सोच रही थी कि घर वालों से हमारी बात कैसे की जाएगी। उसमें सोचना क्या है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था, मगर तुमने ही मना किया था कि अभी बात नहीं करो। फिर कुछ सोचकर बोला, तुम बोलो तो आज ही माँ से बात कर लूँ। वैसे भी रश्मि दीदी आई हैं तो एक साथ बैठकर बात हो जाएगी। अरे नहीं, तुम तो हर समय घोड़े पर सवार रहते हो। मैं ये सोच रही थी कि अभी नव्या दीदी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गोलू भी अभी बहुत छोटा है, कि ऐसे में घर वालों से बात करना ठीक रहेगा। देखो काव्या, आज नहीं तो कल बात तो करनी ही पड़ेगी। उफ जतिन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, वो परेशान होते हुए बोली। अचानक जतिन ने गाड़ी किनारे लगाकर रोक दी और काव्या की ओर घूमकर बैठ गया। मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ, बताओ। जतिन, बात इतनी सिंपल नहीं है जितना कहने में लग रही है। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते हो कि दीदी के बाद गोलू अब मेरी जिम्मेदारी है, और मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि अपनी शादी के लिए गोलू के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लूं। जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने की बात कौन कर रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि शादी के बाद हम लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाएंगे? और रही बात गोलू की, तो वो हमारी शादी के बाद अपने घर में चलकर रहेगा, और तुम अभी जैसे उसकी देखभाल करती हो वैसे ही वहां भी करोगी। इसमें दिक्कत क्या है? वह काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला। पता नहीं, बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। जतिन ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करके गियर डाल दिया। जानते हो जतिन, वह लगातार खिड़की से बाहर की ओर देखे जा रही थी। जब कभी मैं ऐसी दुविधा की स्थिति में होती थी ना, तो केवल दीदी ही होती थी जो मेरी समस्या का समाधान करती थी। और आज कहते कहते आंसू का एक बूंद उसके गाल पर लुढ़क गया। जतिन के पास कोई शब्द नहीं थे उसको तसल्ली देने के लिए। वह चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। गोलू भी काव्या की गोद में आराम से सो रहा था। घर पहुंचते ही जतिन ने गाड़ी से उतरकर दूसरा दरवाजा खोला और काव्या की गोद से गोलू को ले लिया। वह अभी भी सो रहा था। अंदर पहुंचते ही काव्या ने चाची जी को हाथ जोड़कर नमस्ते की और रश्मि के गले लग गई। कैसी हैं दीदी? मैं ठीक हूँ काव्या, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ दीदी, लेकिन ये क्या, आप केवल 2 दिन के लिए आई हैं? ये तो गलत बात है। अरे क्या करूँ, तेरे जीजा जी की कोई मीटिंग थी इसी शहर में, इसलिए मैं भी उनके साथ आ गई। मैंने सोचा जब तक ये मीटिंग करेंगे मैं सब लोगों से मिल लूंगी, इसीलिए तो तुझे भी यहाँ बुला लिया। अच्छा किया दीदी, वरना आपसे तो मुलाकात ही ना हो पाती। सब वहीं हॉल में बैठ गए। साइड में दीवान पड़ा हुआ था, उसी पर जतिन ने गोलू को लिटा दिया था। थोड़ी देर में रश्मि उठते हुए बोली, बैठो, मैं तब तक सबके लिए चाय बना लाती हूँ। काव्या इधर उधर देखते हुए बोली, क्यों, आज रानी दीदी नहीं आई हैं क्या? आई तो थी, मगर उसके बेटे की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे जबरदस्ती घर भेज दिया है। मैंने सोचा आज मैं आ गई हूँ तो मैं ही खाना बना लूंगी। वैसे भी बेचारी छुट्टी नहीं ले पाती है कभी। काव्या रश्मि का हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, अच्छा किया दीदी, लेकिन अब आप बैठिए, चाय मैं बना लेती हूँ। अरे मगर तुम क्यों बनाओगी, मैं बनाती हूँ ना। क्यों, मैं भी ठीक ठाक चाय बना लेती हूँ, आपको पसंद आएगी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, चलो अच्छा तुम ही बना लो। काव्या रसोई में चाय बनाने चली गई और बाकी सब लोग वहीं बैठकर बातचीत करने लगे। उसने चाय और नाश्ता लाकर टेबल पर रखा ही था कि सबकी आवाज़ सुनकर गोलू जाग गया और रोने लगा। जतिन ने उसको गोद में उठा लिया, मगर वह रोए जा रहा था। काव्या उसको लेने के लिए आगे बढ़ी थी कि रश्मि उसको लेने लगी, तो काव्या कुछ सोचकर रुक गई, मगर गोलू अनजान चेहरे देखकर और रोता जा रहा था। आखिर में काव्या ने ही उसे गोद में ले लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। काव्या की गोद में जाते ही गोलू उसके कंधे पर सिर रखकर शांत हो गया। गोलू के रोने की आवाज़ सुनकर रश्मि का बेटा मिंटू भी जागकर वहीं आ गया था और गोलू को देखे जा रहा था। काव्या गोलू को लेकर बैठ गई और सबके साथ चाय पीने लगी। गोलू को उसने बिस्किट का एक टुकड़ा पकड़ा दिया था जिसे वह धीरे धीरे खा रहा था। बीच बीच में वह एक एक करके सबके चेहरे भी हैरानी से देखे जा रहा था। थोड़ी देर में जतिन उठकर अपने कमरे में चला गया। गोलू भी अब मिंटू से घुल मिल गया था और खिलौने के ढेर में खेलने लगा था। इतने में गायत्री जी बोली, रश्मि बेटा, तब तक खाने की भी तैयारी कर लो। चाची जी, आप मुझे बताइए क्या बनाना है।
दीदी को बैठने दीजिए, एक दिन के लिए तो आई हैं, उन्हें आराम करने दीजिए। बोलते हुए काव्या सारे चाय के बर्तन उठाकर ट्रे में रखकर किचन में ले गई। रश्मि भी काव्या के साथ किचन में आ गई। जब तक काव्या चाय के बर्तन धो रही थी, रश्मि फ्रिज खोलकर सब्जियां निकालने लगी। ऐसा करते हैं, मिक्स वेज और दाल बना लेते हैं, जतिन को भी पसंद है और जल्दी बन जाएगी। ठीक है दीदी, आप जब तक सब्जी काटिए, मैं गोलू के लिए दलिया बना लेती हूँ। कहते हुए काव्या ने अलमारी से दलिया का डिब्बा निकाल लिया। रश्मि हंसने लगी। वाह काव्या, तुम्हें तो सब पता है कि क्या कहाँ रखा है। काव्या ने भी हंसते हुए जवाब दिया, दीदी काफी टाइम से यहाँ रही हूँ, एक एक चीज का पता हो गया है। रश्मि हॉल में माँ के पास बैठकर सब्जी काटने लगी। इधर काव्या ने फटाफट कुकर में तेल गर्म होने को रख दिया। थोड़ा सा जीरा और हल्दी डालकर उसमें दलिया और कटी हुई सब्जियां और टमाटर डाल दी। फिर थोड़ा सा नमक और पानी डालकर बंद कर दिया और 2 थाली में दाल और चावल डालकर बीनने लगी। इतने दिन यहाँ पर रहकर अब उसे खूब अंदाजा हो गया था कि कितना खाना बनना है, कितना तीखा रखना है। वैसे भी नव्या की तरह काव्या भी खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। जितनी देर में रश्मि सब्जियां काट पाई, इधर काव्या ने दाल धोकर चढ़ा दी और आटा मारकर तैयार कर दिया। फिर हॉल में जाकर कटी हुई सब्जियां ले आई और उन्हें धोकर कढ़ाई में छौंक दिया। इस बीच दलिया भी पककर तैयार हो गई थी। उसने 2 बाउल में दलिया निकाली और ट्रे में रखकर बाहर हॉल में ले आई। दीदी, आप मिंटू को खिला दीजिए, तब तक मैं गोलू को खिलाकर सुला देती हूँ, कच्ची नींद में उठा है ना। काव्या गोलू को दलिया खिलाती जा रही थी और बीच बीच में जाकर सब्जी भी चला आती थी। गोलू को दलिया खिलाकर उसने उसको साफ कर दिया और बोली, दीदी मैं गोलू को सुला देती हूँ, नहीं तो परेशान करेगा। फिर गोद में लेकर उसका सर अपने कंधे पर रखकर टहलाने लगी। बीच बीच में वह थपकी भी देती जा रही थी। गोलू को सुलाने के बाद काव्या ने वहीं लिटा दिया। किचन में जाते जाते वह रश्मि से बोली, दीदी आप तब तक सलाद काट लीजिए, मैं रोटियां सेक लेती हूँ। और फटाफट किचन में जाकर एक तरफ चावल चढ़ाया और दूसरी तरफ रोटियां सेकने लगी। खाना खाने के बाद चाची जी कमरे में आराम करने चली गईं और काव्या रश्मि के साथ वहीं बैठकर बातें करने लगी। बातें करते करते कब शाम के 4 बज गए, पता ही नहीं चला। इसी बीच रश्मि के पति मुकुल भी आ गए। काव्या तुरंत उनके लिए किचन से पानी ले आई। जतिन भी उनकी आवाज सुनकर नीचे आ गया। अभी सब लोग बात ही कर रहे थे कि जतिन बोला, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं। रश्मि हंसते हुए बोली, क्यों, तुम ही बनाकर पिला दो ना, हम लोग बातें कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो क्या मैं नहीं बना पाता हूँ। कहते हुए वह किचन में घुसा और चाय बनाने के लिए पतीला उठाया। फ्रिज से दूध निकाल कर रखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना क्या डाले। अपने लिए 1 कप चाय बनाना तो आसान है, मगर सबके लिए चाय बनाने में गड़बड़ हो गया तो जीजा जी के सामने बेइज्जती अलग से हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे एक बहाना मिला, दीदी लाइटर नहीं मिल रहा है। काव्या जान गई कि जतिन को चाय बनानी नहीं आ रही है। फिर भी उसने मजे लेने के लिए रश्मि को आंख मारते हुए वहीं से आवाज लगाई, साइड वाली रैक में रखा हुआ है, अदरक भी नहीं मिल रही है। वह दोबारा चिल्लाया, और इलायची भी दे देना आकर। रश्मि सब समझ गई कि वह चाय ना बनाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। उसने काव्या से कहा, जाओ काव्या, तुम ही चाय बना लो, वरना आज जतिन के हाथ की चाय पीकर तो तुम्हारे जीजा जी यहाँ आना ही छोड़ देंगे। काव्या हंसते हुए किचन में गई और वहीं स्लैब से पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। तो जनाब को अदरक और इलायची नहीं मिल रही है। जतिन ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और बोला, मिल तो सब रहा है जाने मन, केवल तुम ही नहीं मिल रही थी। जब से आई हो 1 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठी हो। सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए ही मैं आवाज लगा रहा था और देखो ना, तुम आ गई। क्या कर रहे हो जतिन, कोई आ जाएगा। अरे कोई नहीं आएगा, देखो दीदी मम्मी के कमरे में चली गई हैं उन्हें बुलाने के लिए, और जीजा जी तो यहाँ आने से रहे। प्लीज जतिन छोड़ो मुझे। कहते हुए काव्या ने चीनी, चाय पत्ती और इलायची का डब्बा निकालकर बाहर रख दिया और कहा, ले लो, अब सारा सामान तुम्हारे सामने है, अब मुझे मत बुलाना। कहते हुए काव्या बाहर जाने लगी। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगा, प्लीज यार चाय बना दो ना। क्यों, तब तो बड़ी शान में आए थे चाय बनाने के लिए। यार मुझे क्या मालूम था कि दीदी सच में भेज देंगी। मुझे लगा जैसे ही मैं जाने लगूंगा वह रोक लेंगी, मगर उन्होंने रोका ही नहीं।
काव्या हंसते हुए बोली, ठीक है, तब तक मैं चाय बना रही हूँ। तुम जाकर चौधरी वाले के यहाँ से गर्मा गर्म समोसे ले आओ सबके लिए। आपका हुक्म सर आंखों पर, कहते हुए जतिन बाहर निकल गया। दीदी आप लोग बैठिए, मैं आप सभी लोगों के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आ रहा हूँ। कमरे से निकलती हुई मम्मी और दीदी को देखते हुए जतिन ने कहा। इधर काव्या चाय बनाने लगी। अभी चाय बन भी ना पाई थी कि गोलू उठ गया। दूसरी गैस पर काव्या ने गोलू के लिए दूध गर्म करने को चढ़ा दिया और बोतल में डालकर गोलू को पकड़ा आई। सबने चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे खाए। काव्या फिर सारे बर्तन समेटकर किचन में ले गई और उन्हें धोने लगी। बाहर से चाची जी ने आवाज लगाई, काव्या बेटा बर्तन रहने दो, रानी का फोन आया था कि वह आ रही है, रात का खाना वह बना देगी, तभी वह बर्तन भी धो लेगी। कोई बात नहीं चाची जी, थोड़े से ही तो हैं, अब तो धुल ही गए हैं। मुकुल बेटा आपने बहुत अच्छा किया जो रश्मि को साथ लेकर आ गए। जी मम्मी, असल में जब मुझे पता चला कि मेरी मीटिंग इसी शहर में होनी है तो मुझे लगा कि इसी बहाने रश्मि भी आप लोगों से मिल लेगी। अगर एक दो दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता। रुक तो जाता, मगर कल से ऑफिस में नया प्रोजेक्ट लॉन्च होना है तो मेरा वहाँ रहना जरूरी है, इसीलिए तो आज रात की वापसी का टिकट करवा लिया है। कितने बजे की ट्रेन है? पीछे गेट की तरफ से आवाज आई। अरे पापा जी आप आ गए। 11:30 की है, मगर घर से 10 बजे ही निकल जाऊंगा। हाँ माँ, अभी यहीं पर ही हूँ। नहीं रुकूंगी नहीं, आ जाऊंगी। लो चाची जी से बात कर लो। कहते हुए काव्या ने अपना फोन गायत्री जी को पकड़ा दिया। हाँ हाँ सुलोचना बहन, आप चिंता ना करिए। मैं तो काव्या को बहुत बोल रही हूँ कि आज यहीं रुक जाए, मगर वह तैयार ही नहीं हो रही। आप परेशान ना हो, मैं जतिन के साथ भेज दे रही हूँ। क्या बात है, आज बड़ा भाव खा रही थी। मेरे पास आने की 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं थी। गाड़ी चलाते हुए जतिन ने काव्या की आंखों में देखते हुए ताना दिया। अरे रश्मि दीदी बैठी थी, मैं वहां से कैसे उठकर आ सकती थी? कोई बहाना बनाकर आ जाती। अच्छा जी, यहाँ बहुत आवाज निकल रही है, खुद ही कोई बहाना बनाकर बुला लेते। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आ जाती तो तुम क्या करते? काव्या ने कुछ देर रुककर शरारत से पूछा। ये तो तभी पता चलता जब आ जाती। अरे तो अब बता दो, पक्का बता दूं। हाँ बताओ ना, किसने रोका है? जतिन ने गाड़ी किनारे लगा दी और घूमकर काव्या की ओर बढ़ने लगा। अरे अरे मैं तो मजाक कर रही थी, काव्या ने घबराते हुए कहा। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, आई एम सीरियस। सीरियस? किस बात के लिए? तुम्हें नहीं पता है? नहीं, सच्ची नहीं पता? नहीं प्लीज जतिन, गाड़ी क्यों रोकी है? तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे खिलाने के लिए। चलो उतरे गाड़ी से। ओह, काव्या की जान में जान आ गई। मम्मी एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना। मुकुल, रश्मि और उसके मम्मी पापा चारों लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। काव्या गोलू का कितना ख्याल रखती है ना। उसे सब पता है कि कब गोलू को क्या चाहिए, कब उसको सोना है, कब खाना है। गोलू भी काव्या के बिना नहीं रह सकता है। अपने दिल की बात कहने के लिए रश्मि ने भूमिका बांधनी शुरू की। हाँ सही कहा बेटा, उसने तो माँ के रूप में काव्या को ही जाना है। मम्मी जब काव्या की शादी हो जाएगी तो बहुत परेशानी हो जाएगी ना। काव्या गोलू को तो अपने साथ नहीं ले जा सकती, और गोलू भी पता नहीं काव्या के बिना कैसे रह पाएगा। हाँ मैं भी वही सोच रही हूँ। कभी कभी मन बहुत परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूँ। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। शायद भगवान ने एक रास्ता सुझा दिया है मम्मी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। गायत्री जी हैरानी से रश्मि की ओर देखते हुए बोली। मम्मी आज काव्या ने जिस तरह से गोलू के साथ साथ हम सबका ध्यान रखा, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या? मम्मी मैं सोच रही थी कि काव्या भी नव्या की तरह बहुत समझदार लड़की है। आपने देखा उसने मुझे एक काम भी नहीं करने दिया। ऐसे ही नव्या भी जब कभी आती थी किसी को कोई काम नहीं करने देती थी। हाँ वह तो है, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। मम्मी आप अभी कह रही थी ना कि गोलू ने अपनी माँ के रूप में काव्या को ही जाना है। हाँ सो तो है, तो क्यों ना काव्या को गोलू की माँ बना दिया जाए। ये क्या कह रही हो बेटा? हेमंत जी जो अब तक चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे, अचानक हैरानी से बोल पड़े। क्यों पापा, इसमें गलती क्या है? मगर बेटा
महेश जी इस बात के लिए क्यों तैयार होंगे? उन्होंने अपनी एक बेटी इसी घर में खोई है। ऐसे में मैं क्या मुंह लेकर उनसे काव्या की बात करूं कि मैं उनकी एक बेटी का ध्यान नहीं रख सका, अब वह मुझे दूसरी बेटी दे दें? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन पापा, जो कुछ हुआ उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, ये तो किस्मत का ही दोष था। लेकिन वो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग गोलू की वजह से अपने शैलेंद्र से उनकी बेटी की शादी करना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन गोलू उनका भी तो कुछ लगता है, और गोलू की चिंता जितनी हमें है उतनी उन्हें भी है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। कल को जब काव्या की शादी करके कहीं चली जाएगी तब गोलू का क्या होगा? और आज नहीं तो कल शैलेंद्र की भी शादी तो करनी ही पड़ेगी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, अब पूरी जिंदगी अकेले तो काटी नहीं जा सकती। तब क्या भरोसा है कि सौतेली माँ गोलू का उतना ही ध्यान रख पाएगी या नहीं जितना आज काव्या रख रही है। मगर बेटा, पापा, मुझे लगता है रश्मि ठीक कह रही है, और फिर एक बार महेश अंकल से बात करने में हर्जी क्या है? अगर उन्हें गलत लगेगा तो वह मना कर देंगे। इसके अलावा शैलेंद्र से भी तो बात करनी पड़ेगी। एक बार उन लोगों की तरफ से हाँ हो जाए तब शैलेंद्र से बात की जाए। मुकुल जी भी रश्मि की बात का समर्थन करते हुए बोले, बाय, अंदर नहीं आओगे? नहीं, अब अंदर नहीं आऊँगा, लेट हो रहा है। दीदी जीजा जी को भी स्टेशन छोड़ने जाना पड़ेगा। अब कब आओगे? जब तुम बोलो, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ बारात लेकर आने के लिए। सटअप, काव्या बनावटी गुस्से में बोली। अरे उसमें क्या है, बोलो तो आज ही घर जाकर बात कर लूँ। अच्छा, आज बड़ी हिम्मत आ रही है। अरे हिम्मत तो इतनी है कि अभी तुम्हें भगा कर ले जा सकता हूँ। ओके बाय, काव्या ने जतिन को धक्का देते हुए कहा। अरे क्या हुआ? जाओ, अब लेट नहीं हो रहा है, दीदी इंतजार कर रही होंगी। ओके बाय, लव यू टू। वो अपनी फ्रेंड के घर से लौटकर घर में ही घुसी थी कि सामने मम्मी पापा को सोफे पर शांत बैठे देखकर बोल पड़ी, क्या हुआ? आज आप लोग बड़े चुपचाप बैठे हैं। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा मगर कुछ भी नहीं बोले। उसने फ्रिज से बोतल निकालकर गिलास में पानी डाला और उसे मुंह से लगाते हुए अचानक उन पर नजर पड़ी। काव्या को लगा कोई बात तो है। फिर उसने धीरे से पूछा, कोई बात है क्या? गायत्री जी और हेमंत जी आए थे, माँ ने धीरे से कहा। वहाँ सब ठीक तो है ना? काव्या थोड़ी आशंकित होते हुए बोली, वो लोग तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं क्या? काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। हे भगवान, लगता है जतिन ने सचमुच में रश्मि दीदी से बात कर ली। ये जतिन भी ना, पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। और रश्मि दीदी वो तो, अरे कम से कम घर में बात करने से पहले एक बार मुझे बता तो देता। काव्या को विचारों में खोया देखकर महेश जी उठकर आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, देखो बेटा, मैंने कभी तुम लोगों पर अपना फैसला नहीं थोपा है और इस बार भी ऐसा ही होगा। खूब अच्छे से सोच समझ लो। अभी मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। मेरा जवाब वही होगा जो तुम्हारा जवाब होगा, और आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। वो फॉरेन क्लाइंट के साथ एक जरूरी मीटिंग में था जब उसके फ़ोन पर लगातार काव्या का फ़ोन आ रहा था। जतिन, कम ऑन, पिक अप द फ़ोन, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। अचानक मैसेज टोन सुनकर उसने फ़ोन उठाया और देखा जतिन का मैसेज था, बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ। इसके बाद क्लाइंट्स को लेकर साइट पर जाऊँगा। आज बिजी शेड्यूल है, कल बात करते हैं। ओके लिखकर उसने भी फ़ोन रख दिया। अगले दिन महेश जी के ऑफिस जाने के बाद जब दोनों माँ बेटी नाश्ता लेकर बैठी तो धीरे से सुलोचना जी ने पूछा, कुछ सोचा काव्या तूने? अगर गायत्री बहन का फ़ोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी? काव्या मन ही मन सोचने लगी कि जतिन से बात नहीं हो पाई तो क्या हुआ, हाँ तो करनी ही है। अच्छा ही हुआ जो जतिन ने बात कर ली, नहीं तो मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि माँ पापा से कैसे बात करूंगी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? देख बेटा, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए ऐसा परिवार चाहता है जैसा इन लोगों का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेरी शादी से गोलू की चिंता भी खत्म हो जाएगी। हाँ, बात तो ठीक है, सब लोग गोलू को कितना चाहते हैं और हमेशा उसको बुलाते रहते हैं। जतिन से शादी करने के बाद गोलू भी अपने घर में मेरे साथ रहेगा। काव्या मन ही मन सोचने लगी। क्या सोच रही हो काव्या? कुछ नहीं माँ, मैं सोच रही थी माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं सोचते हैं, इसलिए आप और पापा जैसा ठीक समझें। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को बता देती हूँ कि वह हेमंत भाई साहब को फ़ोन करके बता दें। इधर जतिन जब देर रात घर लौटा तो इतना थक गया था कि बिना खाए पिए सीधा सोने चला गया। अगले दिन जब सुबह उठकर नीचे गया तो शैलेंद्र को देखकर खुशी से उसके गले लग गया। अरे भाई, आप
अचानक बिना खबर दिए? क्यों भाई, अब अपने घर आने के लिए भी खबर देनी पड़ेगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे बता देते तो मैं लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाता। हाँ, और बाद में अपनी नींद खराब करने के लिए मुझे 100 गालियां भी देता। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मगर आप अचानक? अरे भाई, अचानक नहीं, मैंने फोन करके बुलाया है। हेमंत जी जतिन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले। अच्छा, मेल मिलाप हो गया हो तो चलो नाश्ता कर लो, फिर कुछ जरूरी बात करनी है। गायत्री जी सबकी बात को काटते हुए बोली। अरे जतिन, हम लोग नाश्ते में तेरा ही इंतजार कर रहे थे। चलो बैठो जल्दी। जतिन को देखते ही रानी ने सबका नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करने के बाद हेमंत जी ने बात शुरू की। तो शैलेंद्र, मैंने तुम्हें फोन पर ही सारी बातें बता दी थी, तो क्या सोचा है तुमने? चाचा जी, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तो मैं दूसरी शादी के लिए सोचना भी नहीं चाहता हूँ। और आप लोग, देख बेटा, आज नहीं तो कल तुझे गोलू के लिए शादी तो करनी ही पड़ेगी। और फिर अकेले इतनी लंबी जिंदगी कैसे काटेगा? और हम लोगों की उनसे बात भी हो चुकी है, वो लोग तैयार हैं। उन लोगों की हाँ होने के बाद ही तुमको फोन किया गया था। जतिन भी मन ही मन शैलेंद्र की दूसरी शादी को लेकर बहुत ही खुश था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहता था कि जो कुछ हो गया उसको भूलकर शैलेंद्र अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। मगर ऐसे कैसे उसको कुछ पता ही नहीं चल पाए, और बात इतनी आगे बढ़ गई कि शैलेंद्र को भी बुला लिया गया। इसलिए वह लड़की के बारे में जानना चाहता था। अभी वह इस बारे में सोच ही रहा था कि उसके फोन पर काव्या का मैसेज आने लगा। क्या कर रहे हो? उसने भी मैसेज से रिप्लाई किया। हाय जानेमन, कैसी हो? मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी। कल सचमुच बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मीटिंग काफी देर तक चली, उसके बाद घर आते ही काफी देर हो गई थी, तो मुझे लगा शायद तुम सो गई होगी, इसलिए मैंने कॉल नहीं की। आई एम सॉरी। वह सब छोड़ोगे, बताओ तुमने घर पर बात कर लिया और मुझे बताया भी नहीं? कौन सी बात? हमारी शादी की? और कौन सी हमारी शादी की बात? ये क्या बोल रही हो जतिन? प्लीज, मजाक नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा आए थे मेरे घर रिश्ता लेकर। तब तक जतिन के कानों में शैलेंद्र की आवाज पड़ी। क्या काव्य तैयार है इस रिश्ते के लिए? हाँ बेटा, उसकी हाँ होने के बाद ही तुम्हें फोन किया गया था। मगर ये भी तो हो सकता है उसने किसी दबाव में आकर हाँ की हो। कैसा दबाव? हम लोगों की तो काव्या से बात ही नहीं हुई, उससे तो उसकी माँ ने बात की है। तो मुझे नहीं लगता है कि सुलोचना जी ने काव्या पर कोई दबाव डाला होगा। तुम्हें याद है ना, जब हम लोग नव्या को देखने गए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी बेटियों पर कभी कोई फैसला नहीं थोपा है। मेरी बेटियां इतनी समझदार हैं कि वह अपना फैसला खुद ही ले सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता उन्होंने काव्या को इस शादी के लिए फोर्स किया होगा। हो सकता है उसने गोलू की वजह से हाँ की होगी। बहुत प्यार करती है वह गोलू को, मैंने देखा है। वो तो सब ठीक है चाची जी, मगर मैं भी तसल्ली करना चाहता हूँ। इसलिए मैं जब तक खुद काव्या से बात नहीं कर लूँगा, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करूँगा। अब जतिन की समझ में सब आ गया। वह भागकर ऊपर कमरे में गया और काव्या को कॉल लगाई। लगातार घंटी बजी जा रही थी, काव्या फोन नहीं उठा रही थी। जतिन ने गुस्से में फोन को बेड पर पटक दिया और अपने दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसाकर टहलने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने दौड़कर देखा, काव्या का फोन था। यार काव्या, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे बाबा, मैं सबके साथ ही बैठी थी, कैसे फोन उठाती? और तुम लगातार फोन किए जा रहे थे। अब ऊपर छत पर आकर बात कर रही हूँ। बताओ, ऐसी भी कौन सी आफत आ गई है जो लगातार फोन किए जा रहे थे? आफत ही आ गई है। पहले ये बताओ, तुमने ये क्या मैसेज किया है कि मेरे मम्मी पापा तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर आए थे? हाँ, और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बताया भी नहीं और अपने घर में बात भी कर ली। कम से कम मुझे पहले से बता तो देते। क्या बता देते, जब मैंने अभी अपने घर पर कुछ बात ही नहीं की है। जतिन प्लीज, मजाक नहीं। जब तुमने बात नहीं की तो फिर वो लोग रिश्ता लेकर कैसे आ गए? एक मिनट, एक मिनट मुझे सोचने दो। पहले ये बताओ, उन लोगों ने तुमसे क्या कहा? मुझे तो वो लोग नहीं मिले। मैं तो सरिता के घर गई थी। जब लौट कर आई तो माँ ने बताया कि वो लोग आए थे। और माँ ने तुमसे क्या कहा? यही कि वो लोग मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो तुमने क्या जवाब दिया? अरे जवाब क्या देना है, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की थी। जब बात नहीं हो पाई तो मैंने हाँ कर दिया। और क्या ना करनी थी क्या? काव्या ने हंसते हुए पूछा। ओ काव्या, ये क्या कर दिया तुमने? पहले पूरी बात जान तो लेती। क्यों पूरी बात? मतलब कौन सी बात जान लेती?
तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ। काव्या को जतिन की आवाज में छुपी हुई परेशानी और बेचैनी साफ समझ में आ रही थी। काव्या, मम्मी पापा तुम्हारे घर गए थे। ये सच है कि वो लोग तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, शैलेंद्र भैया के लिए बात करने गए थे। मेरी तो अभी उनसे इस विषय में कुछ बात ही नहीं हुई है। क्या? काव्या को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने ऊंचे पहाड़ से खाई में फेंक दिया हो। ये तुम क्या कह रहे हो जतिन? काव्या ने अपनी कपकपाती आवाज में पूछा। हाँ काव्या, मैं सच कह रहा हूँ। शैलेंद्र भैया आए हुए हैं और मम्मी पापा उनके साथ बैठकर यही बातें कर रहे हैं। जब मैंने सुना तभी मैं भागकर तुमसे बात करने आया हूँ। ये क्या हो गया जतिन? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मतलब मेरे मन में एक मिनट के लिए भी ऐसा कुछ ख्याल आया ही नहीं कि वो लोग जीजा जी के बारे में बात कर रहे होंगे। कहते कहते काव्या की रुलाई छूट गई। अब क्या होगा जतिन? कुछ करो प्लीज। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अचानक 2 दिन के अंदर सब गड़बड़ कैसे हो गई? काश मैं मीटिंग के बीच में ही तुमसे एक बार फोन उठाकर बात कर लेता तो सब क्लियर हो जाता। अब तो सब लोगों को यही लग रहा है कि तुमने भी हाँ कर दी है। मगर जतिन, उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी, सिर्फ सिसकियां ही आ रही थीं। काव्या प्लीज पहले रोना बंद करो और एक काम करो। जतिन काव्या को प्यार से समझाते हुए बोला, जाकर अपने मम्मी पापा से बात करो और उन्हें सब क्लियर करो। इसके बाद मैं अपने घर बात करता हूँ। हाँ मैं बात करूँगी, काव्या रोते रोते बोली। और प्लीज जतिन, तुम भी सबको समझाओ कि मैंने तुम्हारे लिए हाँ की थी, जीजा जी के लिए नहीं। उनके बारे में तो मैं ऐसा सोच। बाकी के बचे हुए शब्द उसके गले में ही अटक के रह गए। जब उसे एहसास हुआ कि शायद पीछे कोई खड़ा है, उसने पलटकर देखा तो छत के दरवाजे पर माँ खड़ी थी। वो न जाने कितनी देर से खड़ी थी और क्या क्या बातें सुनी थीं। काव्या ने जतिन से बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया और धीरे धीरे कदमों से माँ की ओर चलने लगी। एक बार फिर दोनों घरों में शहनाई बज रही थी। वहीं दोनों घर फिर एक बार रोशनी से नहाए हुए थे। गेंदे, गुलाब और मोगरे की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। सिमटी सकुचाई सी लाल लहंगा पहने, कोहनी तक मेहंदी लगाए, हाथों में भरी हुई चूड़ियां, मांग में सिंदूर, चेहरे पर घूंघट डाले हुए वह अपने जीवन साथी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। घर की औरतें मंगल गीत गा रही थीं। गायत्री जी अपनी बेटी रश्मि के साथ नई बहू के स्वागत में आरती की थाली लिए दरवाजे पर ही थीं। आरती उतारने के बाद गायत्री जी बोलीं, बेटा दाहिने पैर से इस चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। उसने अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। मेहंदी से रचे गोरे पैरों में लाल रंग का महावर, भारी सी पायल 5 उंगलियों में बिछिया उसकी नई नवेली दुल्हन होने का सबूत दे रहे थे। अपने पैरों से कलश को गिराने के बाद आगे आगे वह बढ़ती जा रही थी और पीछे पीछे उसके लाल रंग के कदमों के निशान लक्ष्मी के आगमन का संदेश दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि वह इस घर में पहली बार आई थी। इससे पहले जब भी आई थी, किसी और ही रूप में आई थी। आज उसके मन में नई भावनाएं, नए विचारों की कसमकस थी। सारे संबंध बदल चुके थे, नए संबंध बन चुके थे। अभी तक ये उसकी बहन का ससुराल था, जहां उसकी बहन के पति, देवर, सास ससुर और नंद थे। आज उसका अपना ससुराल, अपना परिवार है, जहां उसकी नंद, उसके सास ससुर, उसके पति और पति का भाई हैं। सब कुछ तो उसका जाना समझा था। सारे रिश्तेदार जाने पहचाने थे, एक एक चीज उसे पता थी। फिर भी आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस घर में पहली बार आई है। इतनी शर्म, इतना संकोच, इतनी झिझक पहले तो कभी नहीं रही है। कुछ जरूरी रस्मों के बाद उसे रश्मि उसके कमरे में ले गई और बोली, काव्या तुम थक गई होगी, कपड़े बदलकर आराम कर लो, शाम को मुंह दिखाई की रस्म होनी है। इतना कहकर रश्मि दरवाजा बंद करके चली गई। रश्मि के जाते ही काव्या ने घूंघट को सिर से हटाया और कमरे में एक निगाह दौड़ाई। हजारों बार वो इस कमरे में आ चुकी है, लेकिन आज ये उसका अपना कमरा है। ऐसा लग रहा था कि वह पहली बार इस कमरे में आई है। मन में अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। कल तक जो विचारों की कसमकस थी, उस पर विराम लग चुका था, लेकिन आज इस नए संबंध, नए रिश्ते की बेचैनी और घबराहट उसके दिल में साफ दिख रही थी। उसका सामान भी आ चुका था। अपने सामान में से उसने एक सूट निकाला और कपड़े बदलकर फिर से बिस्तर पर आकर बैठ गई। थकी होने के कारण जल्दी ही उसको नींद आ गई। उसकी आंख खुली जब रश्मि ने आकर उसे आवाज दी, काव्या उठो और खाना खा लो। उसका मन तो कर रहा था कि थोड़ी देर और लेटी रहे, मगर उसे अचानक ध्यान आया कि अब वह इस घर की बहू है।
वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। रश्मि बोली, काव्या उठो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना यहीं ले आती हूँ, खाना खा लो, इसके बाद तैयार हो जाओ, अभी 2 घंटे में औरतों का आना शुरू हो जाएगा। जी दीदी, इतना कहकर काव्या वॉशरूम में चली गई और रश्मि खाना लेने चली गई। जब लौटकर आई तो रश्मि के हाथ में 2 थाली में खाना था। काव्या ने हैरानी से रश्मि की ओर देखा तो वह हंसते हुए कहने लगी, दूसरी थाली मेरी है, अभी साजन जी के साथ खाने के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। काव्या ने नजरें झुका ली और बोली, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत अजीब लग रहा है कि आप मेरे लिए खाना लेकर आई हैं। रश्मि हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं, अभी नई नवेली बहू हो ना, इसलिए खातिरदारी कर रही हूँ। इसके बाद जब भी आया करूंगी मैं ठाठ से बैठूंगी और तुम मेरी सेवा करना। इस बात पर दोनों हंसने लगीं, लेकिन काव्या पहले की तरह खुलकर नहीं हंस पा रही थी। जब एक लड़की दुल्हन बनकर पहली बार ससुराल जाती है तो कुछ झिझक और शर्म अपने आप ही उसके अंदर आ जाती है। वही झिझक काव्या में भी थी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होते होते रात हो गई थी। काव्या 2-3 घंटे एक ही पोजीशन में बैठे बैठे बहुत थक गई थी। जब सारे मेहमान चले गए तो उसने रश्मि से कहा, दीदी अभी और कितनी देर बैठना पड़ेगा? रश्मि बोली, बस अब केवल खाना खा लो, फिर आराम करना। इस बार काव्या ने नीचे सबके साथ ही खाना खाया। रश्मि एक बार फिर काव्या को कमरे में छोड़ गई। कमरे में घुसते ही वो हैरान रह गई। अभी जब वह नीचे गई थी तो कहीं कुछ नहीं था। अब पलंग पर लाल सफेद फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। सफेद चादर पर लाल गुलाब की पंखुड़ियों का दिल का आकार बना हुआ था। पूरा कमरा फूलों की महक से भरा हुआ था। टेबल पर कांच के बर्तन में पानी भरा था, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां पड़ी हुई थीं और उस पर कैंडल जल रही थी। काव्या धीरे से बेड के किनारे के एक तरफ सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गई और आंख बंद कर ली। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह नींद में लेट गई और सो गई। वो कमरे में आया और उसने एक नज़र काव्या पर डाली, जो सोई हुई बहुत ही मासूम लग रही थी। वो भी जानता था कि शादी की 2-3 दिन की रस्मों के बाद कितनी थकावट होती है। वह खुद भी थका हुआ था, इसलिए चुपचाप सो गया। सुबह खिड़की से आई रोशनी और चिड़ियों की चहचहाहट से काव्या की आंख खुली तो उसने बगल में देखा। वो कब कमरे में आया और उसके बगल में आकर सो गया, वह जान भी नहीं पाई। उसे अपने आप पर शर्म आने लगी कि वह कितना बेसुध होकर सो गई कि किसी के आने की आहट तक न जान पाई। अगले दिन ही एक एक करके सारे मेहमान चले गए थे। अब केवल रश्मि ही रह गई थी। उसको भी 2 दिन के बाद निकलना था, इसलिए देवी पूजन, रसोई की रस्में उसी दिन पूरी कर दी गईं। शाम के समय सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। काव्या रसोई में सबके लिए चाय बना रही थी कि रश्मि ने शैलेंद्र से पूछा, शैलेंद्र तुम्हें कब निकलना है? बस दीदी, जिस दिन आप सुबह जाएंगी उसी दिन दोपहर के बाद मेरी भी फ्लाइट है, थोड़ी छुट्टियां बढ़वा लेते ना। नहीं दीदी, पहले ही काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं और एक नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ, इसलिए मेरा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। अब छुट्टियां बढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है, निकल जाऊं तो अपना काम भी देखूं। इतने में काव्या ने सबके लिए चाय और नाश्ता लाकर रख दिया। तुम भी यहीं बैठो काव्या, गायत्री जी बोली। जी बोलकर काव्या चुपचाप वहीं एक सोफे में बैठ गई। सब लोग चाय पीते हुए आपस में बात कर रहे थे। केवल काव्या नजरें नीचे किए हुए चुपचाप बैठी थी। लाल रंग के चौड़े बॉर्डर वाली पीले रंग की साड़ी, जिस पर चुनरी प्रिंट पूरी साड़ी पर बना हुआ था। साड़ी के किनारों पर गोटा लगा हुआ था। पूरी साड़ी के बीच बीच में नग लगे हुए थे। दोनों हाथों में भर भर कर लाल काली चूड़ियां, कोहनी तक मेहंदी लगी हुई थी। दोनों हाथ की उंगलियां अंगूठियों से भरी हुई थी। गले में पतले से हार के साथ काली मोतियों का मंगलसूत्र, कानों में लटकन वाली छोटी छोटी झुमकियां, मांग में पीले रंग का भरा हुआ सिंदूर, होठों पर लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, सर पर उसने हल्का सा पल्लू ले रखा था। सुहाग चढ़ने के बाद साधारण सी लड़की का भी रूप निखर आता है। और फिर काव्या का गोरा रंग, सुंदर तो वह पहले से ही थी, आज वह दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। 2 दिन बाद रश्मि सुबह 7 बजे ही निकल गई। शैलेंद्र उसको छोड़ने स्टेशन तक गया था और फिर लौटकर उसको अपने जाने की तैयारी भी तो करनी थी, क्योंकि 12 बजे की उसकी फ्लाइट थी। शैलेंद्र बेटा, कितनी देर है? बस चाचा जी, कैब आ जाए निकल रहा हूँ। ये जतिन कहाँ चला गया? एयरपोर्ट तक छोड़ा था। नहीं चाचा जी, उसको परेशान नहीं कीजिए, मैंने आवाज़ दी थी, शायद वो घर पर नहीं है। वो भी 2-3 दिन की भागदौड़ में काफ़ी थक गया है, उसे आराम करने दीजिए।
बाहर हॉर्न की आवाज सुनकर शैलेंद्र बोला, लगता है कैब आ गई है। सारा सामान कैब में रखने के बाद उसने चाचा चाची जी के पैर छुए और काव्या की गोद से गोलू को ले लिया। अब काव्या ने भी झुककर दोनों से आशीर्वाद लिया और शैलेंद्र के पास जाकर खड़ी हो गई। शैलेंद्र, मेरी बहू का ध्यान रखना, कहकर उन दोनों ने गोलू को प्यार किया और आशीर्वाद देते हुए विदा किया। दोनों कैब में बैठकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। ऊपर खिड़की की ओर से दो नम आंखें भी उन दोनों को विदा कर रही थीं। प्लेन में शैलेंद्र ने गोलू को अपनी गोद में ले लिया था। हवाई जहाज के साथ काव्या ने भी अपनी जिंदगी में अपने जीवन साथी के साथ उड़ान भर ली थी। वो धीमे कदमों से चलती हुई माँ की तरफ गई और चुपचाप सर नीचे करके खड़ी हो गई। फिर माँ ने ही बात शुरू की, मुझे नहीं मालूम था कि तुम और जतिन, गलती मेरी ही है। मुझे तुम्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी, मगर मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि तुम्हारे दिमाग में जतिन का नाम चल रहा है। वो माँ, मैं, वो हकलाने लगी, यहाँ बैठो। वहाँ पड़ी हुई कुर्सियों में से एक में माँ ने बैठते हुए दूसरी कुर्सी की ओर इशारा किया। काव्या चुपचाप बैठ गई। माँ, हम लोग घर में बात करने ही वाले थे। जतिन ने बोला था कि वो रश्मि दी से बात करेगा। काव्या ने रुक रुक कर अटकते हुए अपनी पूरी बात बता दी। फिर जब आपने बोला कि वो लोग मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगा जतिन ने रश्मि दीदी से बात की होगी तभी। इतना कहकर वह सिसकने लगी। तो बेटा, कम से कम तुम्हें पहले जतिन से बात करनी चाहिए थी। हम लोगों को भी यही लगा कि तुमने गोलू का सोचकर हाँ की होगी। देखो बेटा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुमने कुछ गलत किया है, मगर कभी कभी बात को समझे बिना उन्हें समझ नहीं आया कि आगे क्या बोलें। थोड़ा रुक कर वो फिर बोली, गायत्री जी ने शैलेंद्र को फोन करके बुला लिया है, वो भी आ गए हैं। अभी फोन आया था, शैलेंद्र तुमसे मिलकर बात करना चाहता है, यही बताने के लिए मैं ऊपर आई थी। काव्या हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। मैं चाहती हूँ तुम एक बार उनसे मिलकर बात कर लो, फिर देखते हैं उन्हें कैसे मना करना है। नीचे चलो, पापा से बात करते हैं। वह नजरें नीचे किए हुए सोफे पर बैठी थी। सामने पापा मम्मी लगातार उसको देख रहे थे। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था वह क्या बोले और क्या ना बोले। अब महेश जी उठकर आए और काव्या के बगल में बैठ गए। बेटा, नव्या बहुत समझदार थी और तुम भी बहुत समझदार हो, अपना भला बुरा समझ सकती हो। मैंने यही बात नव्या से कही थी और आज फिर वही बात तुमसे भी कह रहा हूँ। लैब तुम्हारी है, इसलिए फैसला तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल बिना किसी झिझक या संकोच के अपना फैसला बताना। मेरा और तुम्हारी माँ का फैसला तुम्हारे फैसले से जरा भी अलग नहीं होगा। और दिल में किसी भी प्रकार का बोझ मत रखना। जो तुम्हारे मन में हो वो साफ साफ बता देना। अभी 1 घंटे में शैलेंद्र आ रहे हैं। अगर तुम उनसे बात ना करना चाहो तो मैं उन्हें मना कर दूंगा। अपने कमरे में आकर वह चुपचाप बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। यही तो वो चाहती थी। अब तो उसे किसी को कुछ बताना या समझाना भी नहीं था, बस केवल एक नाम बताना था। अभी तक तो मन में कोई दुविधा नहीं थी, सीधे सीधे जतिन का नाम दिमाग में था। लेकिन आज उसके सामने अचानक आए दूसरे नाम ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्यों अचानक ये दुविधा हो गई? अचानक से गलतफहमी क्यों पैदा हो गई? जिंदगी क्या चाहती है? अक्सर हमें चीजें जितना आसान लगती हैं, वास्तव में वो उतनी आसान होती नहीं हैं। ये क्या उसके दिमाग में चल रहा था? आज वो जिंदगी के ऐसे दोराहे पर खड़ी थी जहां से उसे एक राह चुननी थी। वो बगल में टेबल पर रखी नव्या की फोटो को उठाकर देखने लगी। क्यों दीदी, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गईं? मेरी छोटी छोटी बातों का तुम बहुत ध्यान रखती थी। मेरी जिंदगी के हर फैसले में तुम मेरे साथ थी। मुझे दोनों में से कौन सी ड्रेस लेनी है, मुझे कौन से कॉलेज में पढ़ना चाहिए, मुझे दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी इयररिंग्स मेरे ऊपर ज़्यादा अच्छी लगेंगी, छोटी छोटी बात तो मुझे बताती थी दीदी। आज कहाँ हो तुम दीदी? मैं किससे पूछूं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, किसको चुनना चाहिए? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। एक तरफ जतिन है जिसके साथ मैंने अपने जीवन के सपने देखे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा पति, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारा परिवार, जिसमें जाने के बाद मैं उनके जीवन का खालीपन कुछ हद तक शायद दूर कर पाऊं। मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ दीदी, प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। मम्मी पापा ने पूरा फैसला मेरे पर डाल दिया है। आज जीजा जी भी मुझसे बात करने के लिए आ रहे हैं। मैं उनका सामना कैसे करूंगी? क्या जवाब दूंगी उन्हें? उन्होंने भी हमेशा मेरी इच्छा का मान रखा है। अब जब मेरी बारी है
तो मेरे दिमाग में काम करना बंद कर दिया है। वो रोती जा रही थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। प्लीज दीदी, एक बार आ जाओ, मेरा हाथ थाम लो। जैसे छोटे छोटे फैसलों में हमेशा तुमने मेरा हाथ थामा है, आज भी थाम लो, आज भी थाम लो। अभी वह सोच में ही पड़ी थी कि अचानक अपने हाथों पर किसी का स्पर्श पाकर वह चौंक पड़ी। उसने पलटकर देखा। वो जान भी नहीं पाई कब गोलू घुटने घुटने चलता हुआ उसके पास आया और बेड को पकड़कर खड़ा हो गया और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। मम्मा। गोलू उसको देखकर मुस्कुरा रहा था और एक हाथ से उसका हाथ थामकर दूसरा हाथ उठाकर उसे गोद में लेने का इशारा कर रहा था। काव्या ने गोलू को देखा और एक नजर नव्या की फोटो को देखा। नव्या मुस्कुरा रही थी। काव्या ने झट से गोलू को उठाकर सीने से लगा लिया और रोने लगी। आज उसे अपना रास्ता मिल चुका था। उसके मन की दुविधा उसकी बहन ने हमेशा की तरह एक बार फिर से दूर कर दी थी। हाँ हाँ, वह गोलू की माँ बनेगी। जिस बहन ने उसकी खुशियों के लिए हमेशा अपनी खुशियों का गला घोटा है, जिंदगी भर उसका साथ दिया है, आज उसके एहसानों का बदला चुकाने का उसे मौका मिल रहा है। वह इस मौके को कैसे हाथ से जाने देगी? आज उसको अपनी बहन के परिवार को संभालने का, उसके खालीपन को भरने का, परिवार को पूरा करने का मौका मिला है। मम्मी पापा ने कुछ सोचकर ही शैलेंद्र के बारे में सोचा होगा और सबसे बड़ी बात, आज उसकी बहन ने खुद उसे रास्ता दिखा दिया है। चलो काव्या, घर आ गया। एक झटके के साथ वह ख्यालों से बाहर आई। कैब रुक चुकी थी। गोलू शैलेंद्र की गोद में आराम से सो रहा था। शैलेंद्र ने घंटी बजाई। दरवाजा खुलते ही सामने एक महिला, जिसकी उम्र उसकी माँ और चाची जी के जितनी होगी, वो आरती की थाली लेकर खड़ी थी। फिर दोनों की आरती उतारी तो शैलेंद्र ने आगे बढ़कर उनके पांव छू लिए और पूछा, कैसी हैं आंटी? उसको देखकर काव्या ने भी उनके पैर छू लिए। फिर हम दोनों ने आगे बढ़कर उनके पति के भी पांव छू लिए। उस महिला ने आगे बढ़कर काव्या को गले लगा लिया। आओ बेटा, अंदर आओ। जब उसे महिला ने शैलेंद्र की गोद से गोलू को लेना चाहा तो गोलू अनजान चेहरा देखकर शैलेंद्र के गले से लिपट गया। शैलेंद्र गोलू को समझाने लगा, ये दादी हैं, जाओ बेटा दादी के पास। गोलू और तेजी से शैलेंद्र से चिपक गया। वह बोली, कोई बात नहीं, अभी मुझे जानता नहीं है, धीरे धीरे पहचानने लगेगा। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। ये लोग शैलेंद्र के मकान मालिक थे, कौशल जी और उनकी पत्नी पुष्पा जी। शैलेंद्र और नव्या इन्हीं के घर में किराए पर रहते थे। इनके बारे में काव्या को नव्या ने बहुत कुछ बता रखा था। बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं और शैलेंद्र का बहुत ध्यान रखते थे। शैलेंद्र भी उन्हें माँ बाप से बढ़कर सम्मान देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।